गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल है आप सभी के? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले बताएं, लंच कर लिया या नहीं करा? कर लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। कर रहे हैं, कोई बात नहीं। नहीं करा आप साथ साथ कर सकते हैं। अच्छा, दाल खाइए। क्या बना है आपके घर? तबीयत खराब है भाई, तबीयत का बिल्कुल ध्यान रखें। तबीयत का बिल्कुल अच्छे से अपना ध्यान रखें। पनीर, लड्डू, आलू, साबूदाने की खीर। अच्छा, आपने शायद न्यूज़ सुनी होगी, दिल्ली में 400 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं कुट्टू का आटा जो होता है वो खाकर। तो प्लीज़ मेक श्योर कुछ भी सामान खरीदे, थोड़ा सा हाई क्वालिटी का पैकेट वाला ही खरीदे, खुला हुआ सामान ना खरीदे। बिकॉज ऑलरेडी आपको पता ही है क्या सिनेरियो चल रहा है कोविड का। तो बिना बात अपने को बीमार नहीं होना है। चलो जी शुरू करते हैं। और चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो जी शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी कहानी जो है कहाँ तक जाती है। ये सेशन आपका थोड़ा सा छोटा होने वाला है, बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो लार्जली केमिस्ट्री का सिलेबस आपका पूरा हो गया है। तो कायदे से इस सेशन की नीड थी नहीं, बट ये सेशन इसलिए लगाया गया बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि छोटी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ आज एक बार मैं आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार मैं आपको वो सब चीजें नोट करा दूं। यानी एग्जांपल के तौर पे एक चीज मैंने यहाँ पढ़ी है, फिर एक चीज 4 दिन बाद पढ़ी है, फिर एक चीज यहाँ पढ़ी है। इन सबको एक टॉपिक बना के मैं आपको नोट करा देता हूँ और ये आपके काफी काफी ज्यादा काम आ जाएगा लंबे समय में। चलो शुरू करते हैं। देखते हैं, सल्फीनिक एसिड होता है सिद्धार्थ, ये सीजीएल में भी एक बार पूछा गया था, CHSL में पूछा गया। इस बार भी शायद इससे जुड़ा कुछ सवाल आया, कुछ बच्चे बता रहे हैं। चलो बेटा रीजनिंग क्लास में भेज देना गोविंद। चलो जी शुरू करते हैं। मैं बढ़िया हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब भी एकदम बढ़िया है। चलो जी कहानी को आगे लेके चलते हैं और अपनी कहानी देखते हैं आज कहाँ जाती है। सबसे पहले आपके साथ में हार्डनेस की बात करने वाला हूँ। वैसे टॉपिक मैं आपको इनडायरेक्टली पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हार्ड वाटर अलग होता है, हैवी वाटर अलग होता है। हार्ड वाटर इज नॉर्मल H2O प्लस सॉल्ट्स और दिस इज D2O। यानी ये होता है आपका खारा पानी और ये होता है आपका भारी पानी, आप इसे कह सकते हो समझने के तौर पे, बट ये एक्चुअल में D2O होता है। इसका इस्तेमाल करा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और ये वो पानी होता है जो टैप वाटर हमारे घर आता है। तो टैप वाटर जो आता है नॉर्मली हम लोग के घर पे, वो कभी कभार खारा हो सकता है। अब वो खारेपन का क्या लिमिट है, क्या आपका रेंज है, वो आपके इलाके के पानी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं? खारा पानी अलग होता है और भारी पानी अलग होता है। जो हार्डनेस होती है वो होती है ड्यू टू सॉल्ट्स, नॉट एसिड्स, नॉट बेसिस। आपका होता है ये ड्यू टू सॉल्ट्स। ठीक है जी। इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सॉल्ट्स कौन से हो सकते हैं? मैग्नीशियम के हो सकते हैं और इसके अलावा हो सकते हैं आपके कैल्शियम के। 8-10 पेज लिखवा दिया मैंने पिछली क्लास में डेटा। अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए अच्छी बात, एग्जाम हो गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया हुआ होगा। हार्डनेस होती है ड्यू टू सॉल्ट्स, मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अब हार्डनेस दो तरीके की होती है। पहली होती है आपकी टेम्परेरी, अभी स्लाइड आपको दिखा देता हूँ, और दूसरी होती है परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट दो तरीके की हार्डनेस होती है। अब टेम्परेरी हार्डनेस वो होती है जो कि 2 लपड़ मार के खत्म हो जाती है। यानी जैसे हल्का सा घूरोगे, हल्का सा गर्म करोगे और वो साइड हो जाएगी, क्योंकि वो टेम्परेरी है, छोटा मोटा स्वैग है वो। यानी टेम्परेरी हार्डनेस बेसिकली जो है बॉइलिंग अगर आप इसकी करते हैं तो बॉइलिंग से ये हट जाती है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी आप किसी चीज को बॉईल करते हैं तो उससे टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है, और ये मेनली होती है आपके CO3 के चक्कर में, यानी कार्बोनेट्स के चक्कर में। दिस इज ड्यू टू कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसका रिमूवल का सॉल्यूशन या रिमूवल का तरीका जो है वो बॉइलिंग है, याद रखेंगे। जो परमानेंट है वो बॉइलिंग से नहीं हटती है। जो परमानेंट हार्डनेस होती है पानी के अंदर, वो पानी को उबालने से नहीं हटेगी। आपने देखा होगा सर्दियों में काफी बार क्या होता है, जब आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप उसे गैस पे गर्म करें, चाहे आप उसे मान लेते गीजर आपके घर लगाए, तो जनरली क्या होता है उसके पानी के ऊपर एक लेयर आ जाती है या फिर कोनों पे व्हाइट कुछ जम जाता है। वो व्हाइट जो होता है बेसिकली आपके इलाके का जो पानी है उसके अंदर जो सॉल्ट्स थे टेम्परेरी हार्डनेस वाले, वो सॉल्ट्स होते हैं। अब हो सकता है कि वो आपके इलाके में ना जमता हो क्योंकि आपके इलाके का पानी साफ आता हो सकता है काफी ज्यादा होता हो, आपके इलाके का पानी ज्यादा साफ ना आता हो। जैसे अगर दिल्ली की बात करता हूँ तो दिल्ली के अंदर आप अगर
अगर दिल्ली यूपी बॉर्डर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ इलाके पड़ते हैं, यहाँ पे हिंडन का पानी आता है और वो पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है। मतलब आप उसे नॉर्मली अगर यूज़ भी करोगे तो आप समझ जाओगे उसके अंदर नमक आपको महसूस होगा। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा साफ नहीं आता है। जैसे आपसे मैं बरेली की बात करूँ या फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के कुछ एरियाज़ की बात करूँ या फिर आपसे मुरादाबाद की बात करूँ, यहाँ पर पानी लार्जली साफ है। यानी यहाँ पर अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करते फिल्टर का तो भी लंबे समय में कोई खास दिक्कत वैसे नहीं आती। फिर भी हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए फिल्टर का, जस्ट टू बी एक्स्ट्रा सेफ। अगर आप परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली याद रखेंगे आप, यहाँ पर आपके मैग्नीशियम के और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन मैग्नीशियम के कैसे होते हैं? क्लोराइड्स हो सकते हैं और सल्फेट्स हो सकते हैं। इसी तरीके कैल्शियम के क्लोराइड्स हो सकते हैं और सल्फेट्स हो सकते हैं। यानी MgCl2, CaCl2, MgSO4, CaSO4, ये सब अगर आपको पानी में देखने को मिलता है तो उस पानी को आप परमानेंटली हार्ड कहते हैं या फिर आप कहते हैं परमानेंट हार्डनेस है इस पानी के अंदर। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अरे भैया कौन सी दुनिया की बात चल रही है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में? कत्लेआम कर दूं कहो तो? बड़े दिन हो गए, आज स्पेशल भी नहीं है तो यहीं पे अपना शौक पूरा कर लो। नहीं ना तो अरे यार आ जाओ इधर, क्या बातें कर रहे हो। चलो आगे। ट्रीटमेंट की बात थोड़ी सी करते हैं। जीके भी गजब था सर, इतना पढ़ के गए फिर भी 6 ही अटेम्प्ट कर पाए, अच्छा नहीं लग रहा है सर, कोई बात नहीं। मैथ्स काफी कैलकुलेटिव था। अरे यार गजब, 6 ही अटेम्प्ट कर पाए, कोई बात नहीं। देखिए ओवरऑल तो समझ तभी आएगा जब आपका मतलब एक्चुअल पेपर हाथ में आ जाएगा। बाकी देखिए यही कहूंगा शॉर्ट में कि जो मुश्किल की तरफ पेपर्स होते हैं वो लार्जली आपको लंबे समय में फायदा देते हैं। इसका रीजन आप सबको पता ही है कि जो ईजी शिफ्ट्स आती है उनमें नुकसान होता है। तो अभी खेल खत्म नहीं हुआ है रॉन, और इसी तरीके देखो इन एग्जाम्स का चलता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलते हैं। बाकी आप चिंता मत करो, अभी आपका पेपर होगा तो बहुत ज्यादा इस पर ध्यान मत दो, आराम से आप रिलैक्स करो, अपना घर पहुंचो, बाकी आराम से बात करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। टारगेट ऑफ अटेम्प्ट कोई बात नहीं, कोई ये काफी नॉर्मल बात है रॉन, कोई बात नहीं। अभी खेल बचा है, अभी नॉर्मलाइजेशन बची है, अभी काफी शिफ्ट्स बची है। ट्रीटमेंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस, देखो हमारा काम होता है अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करना और बेस्ट परफॉर्म करना। इतना अगर आपने करा है तो बस उसके बाद जो होगा देखी जाएगी वाली सिचुएशन होती है। ट्रीटमेंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस की अगर आपसे बात करता हूं तो ट्रीटमेंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले आप सब जानते हैं वॉशिंग सोडा, दूसरे नंबर पे जियोलाइट फिल्टर, तीसरे नंबर पे आता है EDTA फिल्टर। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं। इथाइल डायअमाइन टेट्रा एसिडेट, ये फुल फॉर्म ध्यान रख लेना। और सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, इसका फॉर्मूला वैसे आपको पता ही है, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3.10H2O। मैंने आपको पिछले महीने में ही बताया था कि अप्रैल के महीने में आपकी बहुत कम एफिशिएंसी आएगी, बिकॉज हर समय आपके दिमाग में CHSL या कोविड ये सब चलेगा। पिछले महीने ही शायद आपको याद होगा हमारी बात हुई थी, तो ये बहुत बच्चों के साथ हो रहा है। प्लीज मेक श्योर अपने फोकस से ना हटे, इस समय रैंडम थॉट्स अपने दिमाग में ना लाए, बिकॉज काफी नुकसान हो रहा है ऐसे बच्चों का। ठीक है, कोशिश करें कि अपना फोकस बनाए रखें। क्या मैं उम्मीद करूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं, इस पेज को आप पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं। ये देखिए कुछ फिल्टर्स होते हैं जिनसे परमानेंट हार्डनेस हटती है। अगर आप इनके फॉर्मुलाज वगैरह पूछे नहीं जाते, बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलाज होते हैं, बस आपको नाम ध्यान रखने हैं। इनका इस्तेमाल बेसिकली जो क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, उन्हें हटाने के लिए जो है करा जाता है। जियोलाइट पूछा जाता है पेपर में, जियोलाइट का इस्तेमाल क्या होता है। EDT अभी तक कुछ खास नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको कोविड के बारे में पता है कि लौट कर आएगा, नहीं ये सब तो मतलब ऑब्वियस था। आप मतलब देखिए अगर आप नॉर्मल बायो को जानते हैं, इकोनॉमिक्स को जानते हैं, तो एक साइकिल नाम की चीज होती है, ये तो मतलब ऑब्वियस था कि ये वेव्स आती रहेंगी, ये मतलब काफी नॉर्मल बात थी। लेकिन गलती इसमें हमारी है, वेव का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे हाथ में होता है। वेव वापस जरूर आती है, बस किस लेवल की आती है वो हमारे हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। वहां पर मुझे लगता है हमने बहुत बड़ी गलती करी है कि वेव्स ऊंची उठकर आ गई हैं, मतलब उम्मीद थी ही नहीं, नीचे आनी चाहिए कायदे से, लेकिन ऊंची उठकर आ गई है। चलो कोई बात नहीं, खैर अब जो है सो है। यहाँ तक आप बात सारी समझ गए। एक छोटा सा टेस्ट मैं आपका ले लेता हूँ। सबसे पहला सवाल, जियोलाइट का इस्तेमाल किस लिए करा जाता है? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस में, हार्डनेस रिमूवल में, क्लोरो फॉर्मेटिक सब्सटेंस के रूप में, या फिर लियोनाइडस द कोबरा के रूप में।
करेक्ट आंसर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 है। इसका हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, Na2CO3.10H2O इज नोन एज बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा या फिर ब्लीचिंग पाउडर। ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, जो आपका होता है, जिसका इस्तेमाल करा जाता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग clothes in hard water? NaHCO3, Na2CO3, Na2B4O7 या फिर NaNO3। इनमें से ही बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 2 ये वॉशिंग सोडा का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगला मेरा सवाल, व्हेन एन एलिमेंट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स anion, cation, atom या फिर नन ऑफ दीज। ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं था बेटा। उसका इस्तेमाल मेनली जर्मिसाइड के रूप में करा जाता है, बट समझने के तौर पे कह सकते हैं। एक्जैक्टली हार्डनेस रिमूव नहीं करता वो, बट फिर भी बैक्टीरिया एक्सेट्रा को किल करने में काम आता है। एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा उसके ऊपर। पॉजिटिव चार्ज जो होता है आपका कैटायन के नाम से जाना जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, आपने ये टॉपिक पढ़ा है अभी जिसमें हम सोल, एरोसोल और कोलॉइड, ये सब टॉपिक अब मैं आपको अगला पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आपने बहुत पहले कभी पिछले बैच में पढ़ा होगा। ये टॉपिक अब मैं आपको एक पढ़ाने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपके लिए एक फोटो अपलोड कर रहा हूँ। इसके फोटो आप संभाल के रख लेना, बिकॉज ये फोटो बहुत काम की होती है। जिसमें टेबल टाइप नहीं होती, वो जिसमें लिखा होता है ये डालोगे इसमें तो ये बनेगा, इसका एग्जाम्पल है। तो ये मैं आपको एक फोटो आपके लिए शेयर कर देता हूँ। आप सेशन में बने रहो, आपके लिए लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए पड़ी रहेगी। आप प्लीज सेशन में बने रहे, मैं फोटो अपलोड कर रहा हूँ। आपने कहा छोटा सेशन, इतना छोटा सेशन नहीं, एक स्पेशल छोटा सेशन मैं आपके लिए स्पेसिफिक कर सकता हूँ, मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक। बाकी सबके लिए भले ही लंबा चलेगा सेशन, लेकिन आपके लिए इट वुड बी जितना टाइम आप चाहें एग्जैक्टली उतना। अब इतना तो करना ही पड़ेगा आपके लिए। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो। एक फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये फोटो सबके पास होती है, मतलब पूरे गूगल पे, यूट्यूब पे, एनसीईआरटी में, साइड बुक्स में, हर एक जगह फोटो दिखती है, लेकिन याद नहीं हो पाती है ना। तो ये फॉर योर रेफरेंस मैंने आपको प्रोवाइड करी है, लेकिन मैं अपने ही तरीके से याद आपको करा देता हूँ, जिससे आप अच्छे से इसे याद कर पाए। ठीक है, फोटो मैंने आपके लिए वहां पर रख दी है। 5 से 10 मिनट मेरे साथ चलो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कोई भी बीकर अगर होता है और उसके अंदर आप कुछ चीज मिलाते हैं तो जिस में मिलाते हैं उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसे मिलाते हैं उसे बोलते हैं सॉल्यूट। फर्क समझ गए? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। जनरली सॉल्यूट जो होता है काफी कम होता है सॉल्वेंट से। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जनरली, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने परसेंट उतने परसेंट। जनरली स्पीकिंग थोड़ा सा कम होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब ये जो आपका लॉजिक है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, आप जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे मैं चाय पी रहा था, तो इस चाय के अंदर जो सॉल्यूट होगा वो और सॉल्वेंट होगा, वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर दूध डाला होगा तो वो होगा इसका सॉल्वेंट, लेकिन इसके अंदर जो कॉफी डाली गई होगी या चाय डाली गई होगी, चाय पत्ती डाली गई होगी, चीनी डाली गई होगी, ये सब होंगे इसके अंदर के सॉल्यूट। यानी सॉल्यूट जनरली छोटी मात्रा में डाला जाता है। जनरली, आई रिपीट, जनरली छोटी मात्रा में डाला जाता है। अब जैसे कि हम शिकंजी जब बनाते हैं या हम नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू पानी में जो नींबू का रस होता है वो सॉल्यूट होता है, जो चीनी होती है वो सॉल्यूट होती है, पर जो पानी होता है वो सॉल्वेंट होता है। समझ गए? एक और बात इंपॉर्टेंट, एक शब्द होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। अगर मैं एक आपको मिश्रण दिखाता हूं, ईमानदारी से आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी स्किप। ईमानदार रहेंगे, नहीं पता हो तो स्किप कर देना। अगर मैंने इसके अंदर बेसिकली ये चीनी घोली है मैंने पानी के अंदर, ऑब्वियसली सारा का सारा पानी है जिसमें थोड़ा सा 2 चम्मच चीनी घोली है, तो डिस्पर्स मीडियम आपके हिसाब से क्या है? इसमें शुगर या फिर आपका वाटर? क्योंकि एक डिस्पर्स मीडियम होता है, एक डिस्पर्स फेस होता है। ये बताएं। पोल आपके लिए खोलता हूँ, मात्र 15 सेकंड का पोल खोला आपके लिए। एक बार ट्राई करें, सोचे थोड़ा सा।
कोई ऐसा है जो 100% के साथ अपना कमेंट कर सकते हैं कि सर 100% ए या 100% बी है, वो करो, कोई ऐसा हो तो। लियोनार्डो बी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं भाई, शाबाश। ठीक है, नहीं ए नहीं होगा बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, डिस्पर्स्ड मीडियम एक चीज होती है, डिस्पर्स्ड फेज एक अलग चीज होती है। इसका एग्जांपल मैं आपको इस टेबल से देना चाहूंगा। ये डिस्पर्स्ड फेज है और ये डिस्पर्स्ड मीडियम है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम यानी कोई एक चीज है किसी में खुली हुई है। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स देता हूँ। जब आप क्लाउड को देखते हो तो क्लाउड में जनरली गैस होती है ना, और ये जो गैस है आप ध्यान से सोचो, ये किसमें घुली होती है, सोच के देखो। ये गैस घुली होती है किसमें, लिक्विड के अंदर, यानी थोड़ी थोड़ा लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन ओवरऑल तो गैस होगी ना। यानी डिस्पर्स मीडियम यहाँ पर गैस हो गया, लार्जली गैस है जिसके अंदर छोटी छोटी बूंदे लिक्विड की है। इसी तरीके अगर आप स्मोक को देखते हो तो पूरे में क्या है, हवा है, यानी गैस है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा सॉलिड सब्सटेंस, आपको कुछ मेटल वेटल देखने को मिल सकते हैं। यानी डिस्पर्स्ड फेज वो होगा जो कम मात्रा में पाया जाता है, और डिस्पर्स मीडियम ज्यादा मात्रा में। या फिर बोलूं तो अगर मैंने ए को बी में मिक्स करा है तो मैं बोलता हूं ए को मिक्स करा है तो वो फेज है, जिसमें मिक्स करा है वो मीडियम है। समझ पाए आप बात को? जैसे मैं सॉलिड को मिक्स कर देता हूं लिक्विड के अंदर, मैंने चीनी को खोल दिया तो मैं इसे कहूंगा सॉलिड को मैंने लिक्विड में खोला है, तो सॉलिड मेरा हो गया क्या, डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड मेरा हो गया डिस्पर्स्ड मीडियम। थोड़ा थोड़ा पर्सपेक्टिव बना, आप चीजों को डिस्कस करते हैं बढ़िया से। देखो जी, अगर मैं, मेरे पास तीन ही टाइप की चीजें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तो मानते हो मेरे पास तीन ही तरीके की चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यही तो, अब यहाँ पर प्लाज्मा और बीईसी की बात हम नहीं करते हैं। अगर मैंने सॉलिड को मिक्स कर दिया लिक्विड के अंदर, क्या मैं कह सकता हूँ, ऐसे लिख दूं सॉलिड इन लिक्विड, कि सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सोल। आप में से जिसे ही आता है वो पहले भी गेस कर सकता है, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। सॉलिड को जब मैं लिक्विड में मिक्स करता हूं तो उसे सोल बोलते हैं। अब ये हिंदी इंग्लिश सब जगह सेम चलता है, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं मैं पढ़ाऊंगा कि जैसे पिछली बार भी आपको कहा था कि मैंने ठोस को मिक्स करा है, मान लेते हैं द्रव्य में, तो ठोद्र होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ पा रहे हैं, मतलब ये सेम ही चलेगा, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें भी सोल ही मिलेगा ऑप्शन के अंदर। कोई बात नहीं, आज याद करा देंगे, उम्मीद है। सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करा है तो बनेगा सोल, और अगर लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा, जेल। लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करा है तो बनेगा जेल। यानी जेल क्या होता है बेसिकली, अगर आप हेयर वैक्स की बात करते हो तो बहुत ही ज्यादा वो मतलब हार्ड होता है। यानी वो मान के चलो ओवरऑल बेसिकली वो सॉलिड ही कुछ था, उसमें थोड़ा सा आप कुछ मिलाते हैं, हल्का सा लिक्विड मिलाते हैं, जिससे कि वो मूव करने लायक हो जाए, हल्का सा हाथ पे फैलने लायक हो जाए। समझ पा रहे हैं बात को? जो वैक्स होती है वो भी कुछ इसी टाइप का हो गया, बस वैक्स में जो लिक्विड की कंसेंट्रेशन होती है काफी कम होती है। बिल्कुल सही प्रदीप, बिल्कुल सही। यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं लिक्विड को गैस में मिक्स करता हूं तो क्या ये क्लाउड का एग्जांपल था, सोचो भाई, क्लाउड इसी में तो आता था कि लिक्विड को गैस में मिक्स करा है। अब आप मुझे टेबल से देख के बताओ आपका आंसर क्या होना चाहिए। मैंने लिक्विड को गैस में मिक्स करा है, लिक्विड को गैस में मिक्स करा है, तो ये होगा एरोसोल, यानी सॉल्यूशन तो है ये, लेकिन एरोसोल है, बस ऐसे ध्यान रखना। थोड़ा सा भी रिपीट करूंगा, चिंता मत करो। यानी ये आपका क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है लिक्विड को जब हम गैस में मिक्स करते हैं तो। मिस्ट क्या होता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज दिस मिस्ट? धुंध। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट? अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। ये अंग्रेजी पे काम कर लो थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी है, ये फर्क आपको पता करना है एक बार। फुहारा कह सकते हैं समझने के। ओस, ओस तो ठीक है, लेकिन कौन सी है, कोहरा एंड ओस। ठीक है, हाँ काफी सही है आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। जो फॉग है, जो क्लाउड है, जो मिस्ट है, ये सब के सब क्या है, गैस के अंदर लिक्विड मिक्सड, और ये एरोसोल के एग्जांपल आते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? पहले वाला डन माने, एक एक करके थोड़ा सा एलिमिनेट कर देते हैं इन्हें। एरोसोल हमने तैयार कर लिया, गैस में लिक्विड मिक्स होगा और वो एरोसोल बनाता है, और गैस में चाहे सॉलिड भी मिक्स होगा वो भी एरोसोल बनाता है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर एग्जांपल आपकी धुआं आ जाएगा, कहीं राख है कहीं धुआं धुआं, तो उसका जो धुआं है वो यहाँ आ जाएगा। और कोई भी गैसेस वगैरह निकलती है आपके साइलेंसर में से बाइक के, गाड़ी के, तो वो भी इसके अंदर आता है। हवा के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, मेटेलिक पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। क्या ऊपर के दोनों आपने याद कर लिए? अब अगर लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करता हूं, लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करता हूं तो सोल बनता है। जैसे मड, मड जो होती है उस, वो क्या होता है, लिक्विड के अंदर हमने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, या फिर हमने क्या करा, लिक्विड के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाल दिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया समझ गए, डाइजीन, डाइजीन वगैरह इसके अंदर आ सकता है। जो डाइजीन हो गया, या फिर अलग अलग जो कंपनीज की ये सब, जेलोसिल हो गया, और भी कई सारी कंपनीज आती हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करा जाता है, इसे हटा देंगे। मड कैसे, मड
देखो अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, मड क्या होता है, आपके पास मिट्टी पड़ी थी, आपने उसे पानी में मिक्स कर दिया, तो वो एक तरीके का क्या हो गया बेसिकली, वो एक सोल हो गया, क्योंकि आपने उसे पानी पानी में मिट्टी को मिक्स कर दिया, कीचड़ आप जिसे कह सकते हैं। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, वो होता है लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन में माना जाता है स्वागत है जनरली। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? आगे चले, किसी को कोई डाउट? क्या इसके एग्जाम्पल में मैं कह सकता था सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करने में, जैसे कि स्वागता ने कहा है कि चीनी में पानी, चीनी में पानी, बिल्कुल समझ सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी इस कैटेगरी में आप डाल सकते हैं अगर आपने उसे पानी में मिक्स करके लगाया है तो। चीनी में पानी, पानी में चीनी, बिल्कुल सही। चलिए छोटी सी बारीकी आपने पकड़ ली, शाबाश। सही लिखा है, बस मैंने उल्टा लिखा था, पानी में चीनी खोलेंगे तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक तो सब बढ़िया है। अब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करा है तो इसे एमल्शन बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि बस क्या बताऊँ, मान जाओ। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करके बनता है एमल्शन, जिसे आप पायस बोलते हैं जहां तक है हिंदी में। इसके अंदर आपका मिल्क आता है, अभी मैं इसके नोट्स बनवाऊंगा, चिंता मत करो। नोट्स बनवाऊंगा। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली वो बेसिकली जो फैट के ग्लोब्यूल्स है उसे तोड़ने में काम आता है, बट एमल्शन वर्ड आप यहाँ से उठा सकते हो, बिकॉज जो हमारा ब्लड होता है वो भी एक टाइप का एमल्शन होता है। यानी जो हमारा ब्लड है उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, और उसके साथ क्या मिक्स होता है, कोई बता सकता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा को आप मान सकते हैं मिक्स पड़ा है, तो ब्लड भी एक टाइप का इमल्शन होता है। थोड़ा बहुत कम समझ आ रहा होगा आपको, किस किस को थोड़ा कम समझ आ रहा है, जनरली ऐसा होता है, ये टॉपिक कम समझ आता है, इसलिए मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा हूँ, अभी आराम से सुनो, फिर मैं आपके प्रॉपर नोट्स बनवा दूंगा, तो ठीक है। ये टॉपिक एंड में इसलिए उठाया क्योंकि थोड़ा सा पकाऊ टॉपिक है, अभी सिर्फ सुन लो, कुछ भी नोट मत करना, स्क्रीन पर सारा डेटा लिखा है, जो अलग से एग्जाम्पल्स है, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, चीनी में पानी, पानी में चीनी, ये सब मैं आपको लिख के दे दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है जी, कोई बात नहीं। देखो, जो नॉन साइंस के हैं या जो नॉन कॉमर्स के हैं, जो नॉन आर्ट्स के हैं, जो स्ट्रीम वाले हैं, वो भी कुछ, उन्होंने भी कुछ कर नहीं लिया जीवन में, तो इस चीज को लेकर कभी चिंतित मत हुआ करो। जो एक्चुअल में साइंस वाले हैं वो फिर एसएससी की तैयारी नहीं करेंगे, साइंस वाले कृपया बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। जो कॉमर्स वाले हैं वो कभी एसएससी की तैयारी नहीं करेंगे, बिकॉज उनके पास सीए सीएस है। जो आर्ट्स वाले हैं उनके पास भी बहुत कुछ है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि हमें स्ट्रीम से आ रहे सर तौहीन हो गई है, क्या आपने कह दिया, समझ रहे हैं? जस्ट टेक इट इजी। हमारे स्कूलों में हमें बताया ही नहीं गया था कि हम किसके लिए बने, इसलिए हमने तो परसेंटेज देख के साइंस ले ली थी, तो इसमें आपकी गलती है ही नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से बस आपने साइंस कॉमर्स या आर्ट्स लिया, आपको किसने बताया नहीं था कि होता क्या है इसमें, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमारा सिस्टम की थोड़ी सी वीकनेस है कि ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास। खैर आगे चलते हैं। लिक्विड में जब गैस को मिक्स करते हैं इसे फोम बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि शेविंग क्रीम जो होती है वो एक फोम का एग्जांपल होता है। शेविंग फोम आपने, भाई मैं तो नहीं यूज करता, आपने देखी होगी शेविंग फोम, उसका कंटेनर आता है, और इसी तरीके आपने शायद वो देखा होगा विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम का एक अलग टाइप आता है, जो कि कभी आप कहीं आइसक्रीम पार्लर वगैरह में जाएंगे और वहाँ पे आप शेक ऑर्डर करेंगे, तो वो उसे फैंसी बनाने के लिए, उसका रेट डबल करने के लिए क्या करेगा, उसके ऊपर एक स्प्रे कर देगा एक फोम का, शायद आपने कभी देखा होगा। वो भी एक तरीके से इस कैटेगरी के अंदर आ सकता है, फोम के अंदर आ सकता है। इसी टाइप से पहले कुछ चीजें आने लग गई थी, आज से करीब 5-7 साल पहले ऐसी हेयर फोम आने लग गई थी, शायद आपको पता हो, कुछ ही टाइम आई थी, उसके बाद मार्केट से हट गई थी वो, क्योंकि इतनी चली नहीं थी। हेयर फोम, उसका वही था कि फोम आप हाथ पे लेंगे और उसे बालों में लगाएंगे, उससे आपके बाल पूरी तरीके से सेट हो जाएंगे। हेयर जेल जो होगा वो इसके अंदर नहीं आता है। यहाँ तक आप बात पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं? इसके बाद आप कह सकते हैं लिक्विड में गैस, बिल्कुल समझने के लिए आप कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक भी। इसके बाद आप बात करते हैं सॉलिड के अंदर सॉलिड, बड़ी सॉलिड बात है सर, सीधी भाषा बोलूं, क्या यहाँ पर एलॉय नहीं आ सकता? सॉलिड में सॉलिड क्यों इतना लोड ले रहे हो? कलर्ड जेमस्टोन, अरे क्या है ये सब? अरे भैया एलॉय, बस बात खत्म, सॉलिड में सॉलिड, बस गेम ओवर। यानी यहाँ पर आपका एलॉय आ सकता है, अभी मैं आपको ये सब चीजें लिख के दे दूंगा, चिंता मत करो, अगले पेज पे सब नोट कर दूंगा मैं। सॉलिड में लिक्विड, देखो फर्क है, लिक्विड में सॉलिड अलग चीज है, सॉलिड में लिक्विड अलग चीज है। यहाँ पर जो मैंने लिखा था वो इसलिए लिखा था कि अगर आप ना पकड़ते फिर मैं आपको ये पढ़ा के आपको कंफ्यूज करता, सही हुआ आपने उसी समय पकड़ लिया। देखो, लिक्विड में सॉलिड डालना यानी मड वाला एग्जांपल हो गया, सॉलिड में लिक्विड डालना आपका चीज हो गया, जेली हो गया। सॉलिड में आपने लिक्विड डाला है, समझ पा रहे, थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे। जो जेली होता है, कभी आप नोटिस करोगे, जेली आप में से किसने घर में बनाई है? जेली बनाने का एक तरीका होता है, पाउडर आता है मार्केट में, और उसे आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दोगे, और उसके बाद उस कंटेनर को उल्टा कर दोगे। नहीं बनाई मत बनाना, मैंने बनाई है, कोई सेंस नहीं है उसे बनाने का, चुपचाप जाओ बाजार से बनी बनाई खरीद लो और वो खा लो, क्योंकि पैसे भी लगेंगे और वो मजा भी नहीं आएगा। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉलिड के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसे घोल के रख देते हो और वो शांत पड़ी रहती है, तो ऑटोमेटिकली वो जम जाती है। इसी टाइप से जो बटर होता है, बटर में भी देखो लार्जली सॉलिड होता है और उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड डाला जाता है उसे मूव, जिससे वो इजीली हो सके, और ये भी आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सबके सब क्या है, जेल के एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ तक ऑल गुड है। अगर अभी तक आपको एक बात भी नहीं समझ आई है, फिर भी मेरे कहने से आप अगले 15 मिनट टिके रहोगे, बिकॉज अभी मैं बहुत कुछ आपके लिए नोट करने वाला हूँ, ठीक है जी। सॉलिड में गैस, ये भी एक तरीके की फोम होती है, लेकिन ये फोम थोड़ी सी अलग है, जैसे कि आपकी रबड़ हो गया,
स्पंज हो गई, सॉलिड में गैस ही तो होती है, स्पंज और क्या होती है? जो स्पंज होती है वो सॉलिड के अंदर थोड़ी सी गैस है तो स्पंज बन गई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। प्यूमाइस स्टोन आपने सुना होगा, प्यूमिस स्टोन शायद आपने कभी सुना होगा। अरे वो नहीं देखा कभी? आप देखते हो कि पत्थर में पानी कैसे तैरता है, फिर वो एक पत्थर तैरता है, वो दिखा देते हैं कि देखो इस पे तो ये और वो। तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही वाला स्टोन होता है, बिकॉज इसके अंदर गैस होती है, गैस इन द सेंस की इसकी डेंसिटी काफी कम होती है, इसी की वजह से पानी के ऊपर तैरता है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? जो हम कहते हैं कि राम जी ने वो जो पुल बनाया है, उसे हम पूरे तरीके नकार नहीं सकते। देखो कभी कभार हम सोचते हैं कि ये सच है या गलत है, तो आपको मैं हमेशा ही कहता हूँ कभी भी किसी चीज को चैलेंज नहीं करते, बिकॉज आपको नहीं पता। मतलब वही वाली बात है, मानता नहीं मत कहो, जानता नहीं कहो, बिकॉज कुछ तो है। अगर आप देखोगे कभी नाइट जियो वगैरह देखोगे तो उसका एक कॉन्सेप्ट है कि उसमें जो ऊपर वाला पत्थर है वो ज्यादा पुराना है, शायद आपको पता होगा। जो ऊपर का पत्थर है वो पुराना है और नीचे का पत्थर जो है वो नया है। अब ये अगर कोई ह्यूमन इंटरवीन नहीं करता तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जनरली नीचे का पत्थर पुराना होता है और ऊपर का पत्थर नया होता है। अब ये एक मिस्ट्री है जो कि सॉल्व नहीं हुई है, तो अगेन क्या पता क्या हो। मैं उससे ज्यादा ये सोचता हूँ, जो बढ़िया चीज मुझे लगती है, चलो पत्थर तैर रहे हैं ठीक है, ये पत्थर आपस में चिपके कैसे हुए? मैं कई बार ये सोचता हूँ कि आपने अगर रामायण वगैरह देखे तो उसमें गिलहरी जो है वो कहती है कि मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ जो बारीक पत्थर है उन्हें देकर, लेकिन ये भी अलग ही कुछ उस समय कॉन्सेप्ट होंगे। इट्स मे बी पॉसिबल, मैथोलॉजिकल जो भी हो सकता है। चलो खैर मड होगा, मे बी पॉसिबल। थोड़ा थोड़ा आप समझ पाए हैं सारी बातों को? चलें आगे। चलो अब मैं अपने तरीके आपको इसे पढ़ा देता हूँ। अब मैं अपने तरीके, मुझे अपने तरीके इस काम को करने दो। ये तो हो गई टेबल की बातें। सॉलिड, लिक्विड और गैस कौन कहाँ चिपके हुए सेपरेट है? नहीं, उस समय जब चल के गए होंगे दिवेश, एज पर रामायण और दीज स्टोरीज, उस समय तो सब कनेक्टेड दिखाए ना आपको, जैसे दिखाया जाता है। बट कैसे इतने साल देखो, फिर मैं एक तो मैं ये धार्मिक बातें छेड़ करता हूँ, मैं अपने साथ ही अपना नुकसान कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे मसले हैं जो कि आप करना चाहते हो लेकिन मैं कभी बात नहीं करता हूँ, इसलिए मैं कभी धार्मिक चीजों के बारे में बात नहीं करता हूँ। चल आगे चलते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, अब ध्यान से समझना। सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड, या अभी के लिए बोलूं तो बताओ, सॉलिड में लिक्विड, गैस तो करो, गलत होगा ना, क्या जा रहा है? बोल के देखो, बोल के देखो, बोल के देखो। सॉलिड में लिक्विड, शाबाश। जेल, एक एग्जांपल दे दो, सिर्फ एक चल जाएगा, एक भी चलेगा, कुछ भी। जेल इमेजिन करो, चीज और बटर, शाबाश। एक और दे ही दो चलो यार, वही वाला जो इसके जैसे ही साउंड करता है। सॉलिड में लिक्विड, जेली, डो भी कह सकते हो, बिल्कुल। लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड, ऐसे बोलो बार बार जिससे आप समझ पाओ। सोल, एग्जांपल पेश करना चाहेंगे आप? शुगर इन वाटर, मड, ये सब इसके अंदर आ सकते हैं, पानी में चीनी। सॉल्ट इन वाटर, ये दो चीजें याद हो गई हैं आपको। अब तीसरा मैं कहता हूं सॉलिड में सॉलिड, एलॉय। और इसका सिरप, जनरली सिरप की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जो इन पर्टिकुलर सिरप्स होते हैं उसमें सॉलिड की मात्रा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो उसे आप जो है जेल में डाल सकते हैं। देखो सॉलिड में सॉलिड कहाँ गया भैया, सब हटा देता हूँ मैं। सॉलिड में सॉलिड, नाम बताओ फटाफट से, इस पेज पे मुझे लिखो कि क्या लिखूं एलॉय के साथ। सॉलिड, सोल, एलॉय तो देखो मेटल में मेटल हो गया, समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली व्हाई नॉट एन एलॉय, बिकॉज एलॉय इज अ मेटल इन अ मेटल व्हिच इज ऑब्वियसली सॉलिड इन अ सॉलिड, बट स्टिल हम कहते हैं मेटल इन अ मेटल। कलर्ड जेमस्टोन्स, आपने देखा होगा पेपर वेट में भी इस्तेमाल करा जाता है कई बार, जेमस्टोन हो गया, कंचे हो गए, ये सब चीजों का, ये सब सॉलिड में सॉलिड आप कह सकते हो समझने के तौर पे। मिल्की ग्लास आ सकता है। क्या हमें तीन याद हो गए? जस्ट टेक इट इजी, याद करा दूंगा, इस पेज को समझो, क्या तीनों चीजें याद हो गई हैं आपको? सॉलिड में देखो, सॉलिड में लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड और सॉलिड में सॉलिड, याद हो गया। अब लिक्विड में लिक्विड फिट करो फटाफट से, ये भी लिक्विड वो भी लिक्विड। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियरली बता रहा हूँ, दिस इज इमल्शन। पूरे पेज पे एक ही चीज पढ़ के जानी हो, ये पढ़ जाना, इमल्शन। एग्जाम्पल भी इसका पढ़ के जाना, मिल्क हो सकता है, ब्लड हो सकता है, और एक आध कुछ पेश करोगे तो बढ़िया रहेगा। कुछ एक आध अपने पास से बताना चाहो। नींबू पानी इज नॉट, नींबू कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ लिक्विड एग्जैक्टली। देखो लेमन जूस, अब मतलब अगर आप टेक्निकली जाओ तो समझने के तौर पे कह सकते हो, कह सकते हो समझने के तौर पे। रूह अफ़ज़ा भी कह सकते हो, चलो।
अब कैस वर्क लगाओ। लस्सी अगेन वो मिल्क वाली कैटेगरी में हो गया सब कुछ। मैंगो स्क्वाश, महंगी बातें हैं तो। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। चलो बेटा कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, होता है ऐसा होता है, एक बच्चा हमेशा ऐसी बात करता है हमेशा। कोई बात नहीं, इसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। देखो मिल्की ग्लास का यहाँ पर जो मतलब है, इसका मिल्क से मतलब नहीं है। कुछ ग्लासेस आपने हिमांशु देखे होंगे जो कलर्ड होते हैं। अब उसमें क्या होता है, कभी कभार जो नॉर्मल ग्लास होता है उसमें कुछ चीज़ों को मिक्स करा जाता है, वो वहाँ पे मिल्की ग्लास से वो संबोधित करा गया, समझाया गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं आपसे लिक्विड इन गैस। दोबारा बोलो, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, क्लाउड, शाबाश। और एग्जांपल एक आध दो, फिर आप एरोसोल, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। कौन कह रहा है आपको यार याद नहीं हुआ? गैस वर्क करो, गलत होगा, हम बैठे तो हैं, क्या दिक्कत की बात है। मिस्ट, ठीक है। परफ्यूम भी हो सकता है, फॉग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बार उस पेज पे चलते हैं दोस्तों। देखो भाई, एरोसोल सही लिखा है, लिक्विड इन गैस सही लिखा है, फॉग, क्लाउड, मिस्ट आपने तीनों बता दिए भाई, शाबाश। अब मैं आपसे पूछूंगा गैस इन लिक्विड, ढूंढ लो फटाफट से आपका जो आंसर है। गैस इन लिक्विड पूछूंगा अगला। फोम, शेविंग क्रीम, बी जॉन, बिल्कुल सही। क्या बबल आ सकता है इसमें? भी टेक्निकली तो आ सकता है, पूरे बबल की बात करो तो। ये मतलब मैं आपको एक नजरिया बढ़ा रहा हूँ आपका कि सोचते कैसे हैं चीजों को। आगे चलते हैं दोस्तों। गैस में जरा गैस मिक्स करना, सोप वाला बबल, बिल्कुल। एटमॉस्फेयर डाल दो इसमें, बताओ कहो तो। वायु आ सकता है, एटमॉस्फेयर सटीक वर्ड रहेगा। पेप्सी में तो CO2 रहती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा। बताएं उसका लिंक, आप बताएं। और चलो एक चीटिंग करा देता हूँ, पहली बार पढ़ रहे हो कोई बात नहीं। देखो गैस को गैस में, देखो कहीं दिख रहा है तो सही फंसाया आपको। 8 ही है इस पेज पे, तो इसलिए एक लेवल आगे चल रहे हैं हर एक चीज में। अब जो मैं अगला आपसे पूछूंगा, चलो वो अभी देखते हैं कौन सा पूछूंगा, पहले इसे पूरा करता हूँ। गैस में गैस एटमॉस्फेयर आ सकता है, सोच के देखो। इसके कुछ खास एग्जांपल्स, कुछ खास नाम नहीं बनते हैं, इसी वजह से बस मैंने आपको समझा दिया पर्सपेक्टिव देने के लिए कि ये बेसिकली क्या बन सकता है। अब आ जाओ सॉलिड में, या गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, क्या कुछ टाइप के कंचे ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सिचुएशन बनती है? कंचा, देखो पढ़ाई वो जो सच में दिखे, काम आए। अब आ जाओ बाकी, प्यूमाइस स्टोन हो गया, या प्यूमिस हो गया, और फोम हो गया भाई, शाबाश। फोम हो सकता है आपके हिसाब से, चेक कराना पड़ेगा आपको एक बार, फटाफट पढ़ो। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, फोम, स्पंज, स्पंज आ सकता है। स्पंज वाला रसगुल्ला इमेजिन कर सकते हो आप, बस उसमें आप जो है गैस मान लो थोड़ी सी। कहाँ गया अपना पेज? स्पंज आ सकता है, रबड़ आ सकता है। एक टाइप का पत्थर होता है रविंदर, जो कि थोड़ा हल्का महसूस होता है, यानी आप उसे उठाएंगे तो काफी हल्का महसूस होता है। आप एक बार मतलब पत्थर ही होता है, थोड़ा हल्का होता है, खोखला टाइप आप इमेजिन कर सकते हैं। ढोकला भी आप इसमें डाल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ढोकला आप इसमें लगा सकते हैं, बस मिर्च हटा लेना, मिर्च मुझे पसंद नहीं है। यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। आगे चलते हैं। अब फिट करो फटाफट से, सॉलिड इन गैस। फायर एक्स को भी इसमें आप डाल सकते हो समझने के तौर पे, अगर इन यूज है तो। एरोसोल कह रहे हैं कुछ बच्चे, एक ही एग्जांपल आ रहा है तो एक बार चीटिंग करा देता हूँ। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, बताओ फटाफट। ठीक है जी। सबसे क्लासिक एग्जांपल यही रहता है। इसका नाम तो कोई मुझे बताओ, क्या कहते हैं इसे सॉलिड इन गैस को? एरोसोल, शाबाश। थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव बना है। अब देखो सिचुएशन ये है कि अभी भी आपको पूरा याद नहीं हुआ होगा, ये तो आप समझ चुके हो कि जो बेस्ट पॉसिबल है उस तरीके आपको तैयार कराया है मैंने। यानी जो एक टेबल पे चीजें लोग खत्म कर देते हैं, उसके आगे तो हमने डबल टाइम उससे दिया और हमने कुछ और भी डिस्कस करा, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा कोशिश करनी है, एक बार इसे सेल्फ याद करके घर वालों को सुना देना है, किसी को भी पकड़ के काम बन जाएगा। बिल्कुल स्मोक इसी के अंदर आएगा, बिल्कुल सुरेश आपने सही कहा, बिकॉज में जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो गैस के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात पूरी तरीके से समझ चुके हैं। मुझे फटाफट से मुझे बताएं, एक टेस्ट ले लेता हूँ मैं आपका छोटा सा, ये सही रहेगा।
सबसे पहले बताएं इमल्शन में किस में क्या मिक्स होता है? लिक्विड टू लिक्विड, ठीक है, L2L भी चलेगा, ज्यादा मेहनत नहीं कर देंगे, बस काम निकालना है। ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? ब्लड किसका एग्जांपल है? एमल्शन का एग्जांपल है, ठीक है। मिल्क किसका एग्जांपल है? मिल्क एमल्शन का, ठीक है जी। क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? जो एसएससी पूछता है वो सवाल पूछ रहा हूँ, फालतू सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, सीधा सटीक सवाल। एरोसोल। स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? एलॉय सॉलिड सोल, शाबाश। अम, इसके बाद मुझे बताएं व्हाट डू यू कॉल अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड? वही सेम कहानी मुश्किल बना दी गई है, कोई फर्क नहीं। ठीक है जी, यही सवाल मेनली जो आपसे है पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सब सवाल आप समझ चुके होंगे। एक बार आपको रिवाइज कर पे इसे करना होगा, कृपया इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ कर लेते हैं। एक चीज होती है जिसे आप बोलते हो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, याद हो गया। अच्छा, इसे रिवाइज जरूर कर लेना बेटा। जनरली जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने आपसे पूछ लिया, बाकी एक बार आप रिवाइज देखिए। इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है तभी पढ़ा रहा हूँ, जो मोर इंपॉर्टेंट है उसका टेस्ट ले लिया, बाकी आपको सिंपली पढ़ा दिया। अब सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलॉइड, और एक होता है सस्पेंशन। अगर ये सीबीएसई कैटेगरी में पढ़ा रहा होता तो 1 घंटा आपका मैं खा जाता इस टॉपिक पे, क्योंकि इसमें इतना कुछ है सीबीएसई में जो कि मतलब स्कूलों में पूछा जाता है, बट यहाँ पर गिनी चुनी बातें पूछी जाती तो सटीक तरीके आपको बताएंगे। बिल्कुल सही। अब देखो, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना, ये होता है जो कि एक्चुअल में जिसे आप देखकर कह सकते हो कि हाँ भाई हाँ, मजा आ गया, तुम हो एक सच्चे सॉल्यूशन। यानी तुम में क्या है हमें नहीं दिख रहा। यानी ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जैसे कि आपने सॉल्ट को खोल दिया पानी में, या फिर आपने फॉर एग्जांपल शुगर को घोल दिया पानी में, और इसके अंदर आपको जो पार्टिकल्स है ना, ना 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 ना, ना नहीं दिखेंगे। कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। समझ पा रहे हैं आप बात को? मतलब कैन नॉट बी सीन हटा दो, नेकेड आई को भी हटाओ, मुद्दे की बात लिखते हैं क्योंकि एसएससी है। यानी ये नहीं दिखेगा। और जो साइज होता है पार्टिकल्स का, वो होता है less than 1 नैनोमीटर। यानी चीनी में पानी कैसे, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, चीनी पानी जैसे, बिल्कुल सही आपने लिखा। क्या ट्रू सॉल्यूशन आप समझ चुके हो? यानी हो सकता है इसके अंदर मैंने ओआरएस घोला हो सकता है इसके अंदर मैंने जो है पानी चीनी घोली हो और मैं पी रहा हूँ, आपको पता ही नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे अपन लोग स्कूल में करते थे, पानी कम होता था, एक कोई दूसरा इंसान कहता था अरे पानी दियो, अरे जरा दवाई मिक्स कर रखी है इसमें। वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वो जो कहानी होती है वो ट्रू सॉल्यूशन वाली होती है। आगे चलते हैं। कोलॉइड वो होता है जैसे कि हम क्या करते हैं, मिल्क इन वाटर करते हैं। मिल्क मिल्क इन वाटर करते, मिल्क इन वाटर की अगर आपसे बात करते हैं, अब इसे ध्यान से समझते हैं। मिल्क इन वाटर, क्या आप समझ गए? थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हैं? जैसे कि आप मान लेते हैं मंदिरों में स्नान कराते हैं ईश्वर को, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि दूध से स्नान कराते हैं, लेकिन आप उसके अंदर थोड़ा पानी भी मिक्स कर लेते हैं, गंगा जल आप मिक्स कर सकते हैं। ये जो होता है एक टाइप का कोलॉइड होता है, और इसके पार्टिकल्स कैन बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। और इसके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। क्या इस बात को आप समझ पाए? मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं। यानी अगर मिल्क को वाटर में डाल दूंगा तो इस केस में ये जो है कोलॉइड बन जाएगा। अब आपको समझना होगा, मैं प्योर मिल्क की बात नहीं कर रहा हूं। ये माइक्रोस्कोप, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होते हैं उससे आप नहीं देख सकते शायद, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होगा उससे देखे जा सकते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। समझने के तौर पे यस हिमांशु, वी कैन से इट लाइक दैट। यानी आपने क्या करा, एक बीकर लिया, तो उसके अंदर आपने 10 100 लीटर पानी डाला और उसमें 3 लीटर, क्या ये हल्का सा मतलब वाइटिश हो जाएगा? हल्का सा मिल्की तो नहीं बोलूंगा बिकॉज ऑब्वियसली मिल्क आप डाल रहे हो। अब इसके आर पार आपको नहीं दिखेगा, या हो सकता है दिख भी जाए तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। डिपेंड करता है कितना मिल्क कितने पानी में डाला है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो बनता है कि ये प्रॉपर्टी शो करेगा आपको टिंडल इफेक्ट की।
ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। टिंटल इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली आप ऐसा समझो कि अगर मैं एक बीकर मेरे पास है और ये एक ट्रू सॉल्यूशन है मान लेते हैं, तो जब मैं इधर से अंधेरे में मान लेते बिल्कुल मैंने कमरे में अंधेरा कर दिया, तो क्या अंधेरे में मुझे ये मान लेते मैं इधर से लाइट फेंकूंगा, तो क्या ये लाइट मुझे दिखेगी इस तरफ कहीं पर? ये तो लाइट सीधी निकल जाएगी ना। और आप सब जानते हैं कि अगर मुझे लाइट नहीं दिख रही तो मुझे तो ऐसा फील होगा, यानी मुझे बस हल्का सा ऐसा महसूस होगा। और मुझे हल्का सा बस एक रास्ते में घुसता बीकर पड़ा हुआ दिख जाए, बाकी मुझे दिखेगी ही नहीं कि इसके अंदर से कोई लाइट निकली है नहीं निकली। सामने एक स्क्रीन मैंने लगा रखी होगी, जिस स्क्रीन पर मुझे पूरा का पूरा इल्यूमिनेशन दिखेगा। ये यहाँ तक तो आप बात समझ ही पा रहे हैं। यानी मुझे सॉल्यूशन नहीं दिखेगा एक तरीके से, अगर एक ट्रू सॉल्यूशन होता तो। लेकिन अगर ये वो मिल्की सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या होगा, जब लाइट इसके अंदर जाएगी तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो मुझे दिखने लगेंगे और लाइट स्कैटर होगी, और हो सकता है यहाँ से जो है मेरे पास आ जाए और मुझे आके कहे तेरी आँखों का यो काजल, और इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरी आंखों तक पहुंच चुकी है। ये जो एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट सीधी जाती जाती स्कैटर करके इधर और उधर भटक गई है, माफ कीजिएगा जरा, लाइट कहेगी माफ कीजिएगा जरा, मैं जरा इधर उधर निकल जाता हूँ। तो ये इधर उधर जब निकल जाएगी तो इसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या आप बात समझ पाए? यानी जब लाइट आते आते रास्ते में किसी से टकराकर इधर उधर निकल जाती है और बाकी सब चीज़ों को भी जगमग कर देती है, तो उसे टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ये आपने अपनी लाइफ में नोटिस करा होगा एक जगह, जब आप अंधेरे में बैठे होंगे और एक खिड़की से रोशनी आ रही होगी आपके कमरे के अंदर, और इस खिड़की से रोशनी जब आएगी तो वो सीधा जमीन पर एक पैच बना रही होगी। इस टाइप से मान लेते हैं जमीन पर एक पैच बना रही है। बट आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पर्दे को हटाएंगे, और आप पर्दे को जैसे ही हटाएंगे तो कमरे में थोड़ी सी धूल हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर धूल आपको ऐसे उड़ते हुए दिखेगी, और जिसके चक्कर में हो सकता है सिर्फ इस पैच पे नहीं, थोड़ा कमरे के और इलाकों में भी रोशनी हो जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो रोशनी हुई है, क्योंकि ये रोशनी जो है सिर्फ इतने से इलाके के अंदर ही हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस इलाके में ही हुई है, तो इसके बाहर का कोई भी पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा। इज द पॉइंट क्लियर? और हो सकता है टिंडल इफेक्ट अगर अच्छे से हो तो यहाँ के इलाके भी आपको जगमग दिखने लगे। समझ पा रहे हैं बात को? ये टिंडल इफेक्ट होता है। ये वो टॉपिक है जो हमें स्कूल से पढ़ाए जाते हैं। अगर आज भी आपको कुछ नया कुछ बेहतर सीखने को मिला है तो मेरा मकसद हल हो चुका, बिकॉज ये सच में वो टॉपिक्स है जो बहुत ही पुराने हैं, लेकिन बहुत बच्चों को समझ कभी नहीं आते हैं। तो टिंडल इफेक्ट में उम्मीद करो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सस्पेंशन की बात करते हैं। अच्छा, ये बात याद रखेंगे, जो रैंडम मूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है पार्टिकल्स का, इधर उधर भटक रहे हैं, खाली है ये भी अपनी तरह, जैसे अपन लोग सुबह उठ के इधर उधर घूमते रहते हैं, वॉक पे जाने की जगह सब काम हम करते हैं, ये जो होता है इसे आप बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। आगे चलते हैं। अगला आता है सस्पेंशन। पानी में आपने डाल दिया CaCO3। बिल्कुल सही लिखा सुरेश, आपने बिल्कुल सही लिखा है। CaCO3 प्लस वाटर, समझ गए? यानी CaCO3 इन वाटर। मैं आपको बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन। ये मेरे दिमाग के बिहाइंड द सीन की कोडिंग है जो आपके सामने लिखी है। द zigzag मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। यानी ये जो मोशन होता है जो रैंडमली किसी भी बीकर के अंदर होता है, जिसमें पार्टिकल्स इधर और उधर भटक रहे होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर, इसे आप ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसे खोजा गया था, और ये मोशन अचीव करने में मदद करता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बहुत ही बड़ी बात लिखी है मैंने, अभी आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले हमें लगता था कि जैसे हम एक सॉल्यूशन को देखते हैं, तो आपको शायद पता होगा, अगर आप यहाँ पर चीनी घोल के रख देते हैं, स्लाइड आप देख लीजिए प्लीज, स्लाइड आप देख लीजिए। मे बी पॉसिबल, कभी कभार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आप एक बार कृष्णा चेक करें 3 बजे के बाद, कल तक भी ना आए, वैसे तो ऐसा कभी नहीं होता, तो आप मुझे एक बार बताना। टिंडल इफेक्ट की भी ठीक है, अभी लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले आप इसे समझे।
ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। आपने शायद सुना होगा कि जब आप मान लेते हैं कि चीनी को पानी में छोड़ भी देंगे तो कुछ समय के बाद पानी में मिठास आ जाएगी। शायद आपने ये बात सुनी होगी। ये जीवन का भी जीवन में भी यही होता है। जीवन का भी यही रोल है कि अगर आपके जीवन में एक अच्छा इंसान आ जाता है, भले ही आपकी उससे डायरेक्टली बातचीत कम हो, सिर्फ आप उसके इन्फ्लुएंस में रहेंगे, उसके टच में रहेंगे, तो वो मिठास आपके जीवन में ज़रूर आ जाएगी। अब ये आपका कोई भी हो सकता है, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई एजुकेटर हो सकता है, कोई मतलब माँ-बाप तो सभी के होते हैं, एग्ज़ाम्पल जैसे बस मैं आपको दे रहा हूँ। और अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम ये दर्शाता है कि पार्टिकल्स इधर-उधर मूव करते हैं जब तक वो इक्विलिब्रियम ना आ जाए। भाई ये कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और यहाँ पर नहीं थी, मानते हो कि नहीं? तो ये पार्टिकल इधर-उधर भटका और यहाँ तक पहुँच गया। अब हमें लगता था कि दिस इज़ ऑल, बस यही पॉसिबल है, हो सकता है। यानी इस पूरे कंटेनर के अंदर जब आपका सब इलाकों में पूरा मूवमेंट हो चुका है, सब जगह सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर है, तो क्या मूवमेंट इसके बाद फर्दर मूवमेंट होगी? सोचो, येस या नो? मूवमेंट चलती रहती है। इक्विलिब्रियम है लेकिन डायनामिक है, यानी मूवमेंट नहीं रुकेगी, वो बस ये है कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगी, यानी उसके बाद स्टेबिलिटी टाइप आ जाएगी। जितने यहाँ से वहाँ आएंगे उतने ही वहाँ से यहाँ आएंगे। इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करा गया? आपने दो अलग अलग कलर्स को लिया और कलर्स को आपने ऐसे मिक्स करके देखा, तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ का पार्टिकल अगर ऊपर वाला ब्लू है तो ब्लू नीचे पहुंच जाएगा ना। तो इसका मतलब जो व्हाइट भी होता होगा, व्हाइट भी ऊपर जाता होगा। समझ पा रहे हैं भाई? ऊपर मैंने क्या करा, ब्लू कर दिया, नीचे मैंने व्हाइट कर दिया, तो ये तो आप खुद ही कह रहे हो ना, दोनों मिक्स हो जाएंगे। भले ही दोनों में सेम कंडीशंस हो, सेम कंसंट्रेशन, सब कुछ सेम हो, ये मूवमेंट आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम है, यानी इक्विलिब्रियम है लेकिन डायनामिक इन नेचर है कि वो मोशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये कोलिजन्स जनरली इलास्टिक होते हैं गीत, इस वजह से आप समझ सकते हैं, जैसा हम मानते हैं। यहाँ तक आप सारी बात समझ चुके हैं। अब देखो एक छोटे से टॉपिक में कितना कुछ था अपने पास डिस्कस करने को। अब सस्पेंशन की थोड़ी सी बात कर ले तो ये बुरा ना मान जाए। CaCO3 यानी चूने को हमने पानी में मिलाया, और ये CaCO3 को जैसे ही पानी में मिलाया तो हम इट कैन बी सीन विद नेकेड आई। सोचो भाई, चूने को पानी में मिलाया तो हम देख सकते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन, यहाँ साइज लिख देता हूँ, 100 नैनोमीटर। और हम इसे कह सकते हैं कि साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, तो हम इसे देख सकते हैं। और सस्पेंशन की खास बात क्या है, ये घुलेगा ही नहीं, ये समझ पाए? यानी ये वही सब है जो आप सुनते हो, शेक वेल बिफोर यूज। ये लाइन लिख दिया, अब इससे काम बन जाएगा। चाहे वो कफ सिरप हो, चाहे वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो, चाहे वो कुछ हो, इन सब पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, बिकॉज वो कुछ समय के बाद नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। ये सैंड इन वाटर वगैरह सब इसके अंदर फिक्स हो सकते हैं, यानी कुछ समय के बाद वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, बिकॉज वो उससे भारी होते हैं। देखो अब मैंने आपके लिए एक लाइन लिख दी, इससे आप सब कुछ फिट कर सकते हो। फ्रूट पल्प अब डिपेंड करता है, जैसे जो आप एक मिनट मेड का शब्द आता है पल्प, जिसकी शायद आप बात कर रहे होगे, उस पर भी लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। लेकिन कोशिश ये लोग ऐसी करते हैं कि डेंसिटी में डिफरेंस ना क्रिएट हो, यानी ये कोशिश करते हैं कि बराबर रहे डेंसिटी, जिससे कि अगर कोई मान लो इंसान नहीं भी हिलाता है, क्योंकि सब तो ऐसा नहीं है पढ़ेंगे पहले, अच्छा यार बड़ी गर्मी हो रही है, मेट्रो से अभी उतरा हूँ, बाद में पीऊंगा, पहले पढ़ लेता हूँ। ऑब्वियसली इंसान सबसे पहला काम क्या करता है, खोलता है और 2 घूंट पीता है, तो वो आपको पहला टेस्ट सबसे बढ़िया है, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हाँ सस्पेंडेड रहे तो ज्यादा अच्छा। इंजेक्शन भी आप ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल ईशान, समझने के लिए ऐसा हम कह सकते हैं। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, पक्की बात। 2-4 चीजें मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूँ, फिर आप जो कहेंगे मैं आपके लिए लिख दूंगा। अभी थोड़ा सा ये टिंडल इफेक्ट वाली बात आप मुझे 5 से 10 मिनट के बाद याद दिलाना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ पर अब करने वाला हूँ। चलो थोड़ी सी चैट करते हैं। ले बेटा, थोड़ी सी चैट करते हैं। ली चैटलियस प्रिंसिपल। ये लेम जोक्स मुझे मारने पड़ते हैं, तभी तो आप कुछ याद कर पाएंगे। ली चैटलियस प्रिंसिपल। अब ये चैटलियर भाई ने दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि जीवन जो है बड़ा सरल चल रहा था इनके आने से पहले। जीवन बड़ा सिंपल था, चीनी घोलनी है, गर्म कर दो घुल जाएगी, नमक घोलना है, गर्म कर दो घुल जाएगा, ठंडा कर दो नहीं घुलेगा। अपने को यही लगता था, लेकिन चैटलियर भाई ने कहा देखो ऐसा नहीं है, जीवन में कुछ और मसले भी। मैंने कहा बताओ क्या है? इन्होंने कहा इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने कहा रुको रुको रुको, पहले अब मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझा दूं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप एक
उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घोल सकते, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। आप समझते हो ना, सेशन में सैचुरेशन आ जाता है पौने 2 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के बाद, यानी अब और नहीं, बस और नहीं, कम के प्याले और नहीं। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute can be dissolved at that temperature and pressure, ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और जिसमें घुल सकता है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। मेरा दिमाग लार्जली अनसैचुरेटेड रहता है, बिकॉज मैं अपने दिमाग में और चीज़ें इकट्ठी करने के आप मान सकते हैं कि काबिल हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसे समझाने के लिए, जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ। जैसे आप स्टूडेंट है तो आपके दिमाग जो थोड़ा है जल्दी सैचुरेशन पहुंच जाता है, बिकॉज आप ये है, आप ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेस ले रहे हो, और भी जीवन के मसले हो सकते हैं, आपको फोन पे बात करनी पड़ सकती है। मान लो मम्मी पापा से दूर रहते हो, मम्मी से फोन पे आपको बात करनी है, पापा से फोन पे बात करनी है। अपने जीवन में ये सब कुछ नहीं है, अपन लोग ऐसा काम कोई नहीं करते, हम पापी इंसान नहीं है। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं पूरे तरीके से समझ चुके होंगे। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल ने कहा, अगर एक नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हमें तो यही लगता था ना कि जैसे आपने क्या करा, शिकंजी बनानी है, तो शिकंजी में कहा जाता है कि बेटा बर्फ ना बाद में डालना। अगर तुमने बर्फ पहले डाल दी तो तुम्हारे हाथ जो है दिक्कत में आ सकते हैं। शायद आपको ये बात पता होगी कि अगर आप शिकंजी बनाने गए हैं और आपने पहले ही उसमें बर्फ डाल दी और अब आप चीनी घोल रहे हैं, तो आपको घर में सबसे बड़े बेवकूफ का अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है चीनी घुलेगी ही नहीं, आप कुछ करते रहो। वाह देखो मेरा इंजीनियर क्या कर रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। कोई नंबर नहीं है इस बात के, मेहमान चले जाएंगे, चीनी नहीं घुल पाएगी। यानी पहले आप क्या करते हैं, उसे हाई टेम्परेचर पे उसके अंदर शुगर घोलते हैं, एंड में उसमें चीनी डाल देते हैं, जिससे कि चलो स्वाद भी बढ़िया सा आ जाए। अगर आपने इसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3, 4, 5, 6 चम्मच डाली है, उसके बाद ये घुलना बंद हो जाएगी, तो इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि आप उसे हीट करो। हीट करोगे तो वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। समझ पा रहे हैं सैचुरेशन अनसैचुरेशन का मतलब? जब और नहीं घुल पा रही तो सैचुरेटेड हो गया, गर्म करा तो वो अनसैचुरेटेड हो गया, तब चीनी और घुल जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं। तुरंत पढ़ाई पे सवाल उठेगा कि पैसे बर्बाद है। नहीं, ये सवाल नहीं उठता, है तो स्टेटमेंट बन चुकी है घर वालों की। मतलब वो पूछते नहीं है, वो बताते हैं कि ऐसा कर चुके हो बेटा तुम। इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ द dissolution is an endothermic process, the solubility increases with exothermic, the solubility decreases with temperature। जिसे लग रहा है मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी खोल लो, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि सर अधिकतर चीजों को गर्म करने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, मैं मानता हूं, बट सबको नहीं। अधिकतर चीजों को गर्म करने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, ओके फाइन नो प्रॉब्लम। बट कुछ चीजों को अगर आप गर्म करोगे तो सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। अब इसका लॉजिक सिखाता हूं आपको। जो चीजों को घोलने से हीट अंदर जाती है, जिसे खुद घोलना पड़ता है एफर्ट लगा के, वो ये वाले केस है। वही अपना शिकंजी, नींबू पानी और आपका चीनी पानी, नमक पानी, ये सब इसके अंदर आएंगे। लेकिन अगर किसी को बाय डिफॉल्ट हीट निकाल रहा है कोई, उसे गर्म करोगे तो क्या वो और ज्यादा पगला नहीं जाएगा? जैसे कि CaCO3 में पानी, वो घुलने के लिए अपने अंदर से हीट निकाल रहा है, अब तुम उसे और गर्म कर जा रहे हो, गोली मार लेगा खुद को। समझ पा रहे हो बात को? यानी अगर एक ऐसी रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो हीट निकालना चाह रही है, जिसका डेल्टा एच जो है वो लेस देन 0 है। हो सर पुराने पाप है, याद मत दिलाओ, सेशन नंबर 1 देख लेना। डेल्टा एच जिसका लेस देन 0 है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। एग्जाम्पल CaCO3 इन वाटर। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसे हीट आप देते हो, जिसका डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, इसके टेम्परेचर को बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। शुगर इन वाटर। पूरा ज्ञान बड़ा जरूरी है जीवन में। मैं जानता हूं कि दुनिया में 80-90% केसेस ये वाले होते हैं, लेकिन चैटलियर भाई कुछ कह गए हैं एनसीईआरटी में, तो क्या पता कब पूछ लिया जाए।
यहां तक क्या बातों को समझ पाए हैं दोस्तों? यानी अगर कोई पूछता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी का क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अब क्या कर सकते हैं नितेश यार, चलो समझा देंगे, किसी क्लास में जरूर सिखा देंगे। ये भी देखिए आप ही का चल रहा है, ऐसा नहीं है आउट ऑफ सिलेबस है। तो सबसे पहले जो पेपर पूछता है उसके बाद जो आप पूछते हैं ये अपना थोड़ा चलता है, चिंता मत करो, मैं ही सिखाऊंगा, पक्की बात है, बिल्कुल बेफिक्र हो। आज पॉसिबल हुआ आज, वरना किसी सेशन में जरूर। CaCO3 को अगर आप हीट करेंगे तो वो घुलेगा ही नहीं। सोच के देखो, सप्त ऋषि, माफी चाहेंगे आपका नाम गलत लिया है, उसे अगर मैं घोलता हूँ तो मुझे बताओ, वो घुलने के लिए तो गर्मी निकाल रहा है ना अपने अंदर से बाहर। अगर मैं उसे हीट दूंगा तो क्या उस केस में लेट नहीं हो जाएगा घुलने में? सोच के देखो, उसे इतनी हीट छोड़नी है घुलने के लिए, अगर मैं उसे हीट दे दूंगा तो वो उल्टा काम हम बेसिकली कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। हाँ, सेशन की अपने पे कोई कमी नहीं है, पूरा बजट है। यहाँ तक क्या बात समझ पा रहे हैं? शायद सबसे ज्यादा सेशंस मेरे ही होते होंगे, कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है जितने सेशंस मैं लेता हूँ शायद सबसे ज्यादा सेशंस मेरे होते होंगे। चलो, उसके बाद भी कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर आप हमारा डाउट नहीं लेते, और जैसे ही वो ऐसा कहते हैं फिर मैं कहता हूँ अरे बेटा हेनरी इधर आओ, हेनरीज लॉ एक और पढ़ लो, काम की बात है, सुन लेते हैं इधर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the solution. The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the solution. मुझे बताएं नितेश, आपका प्लस कब खत्म हो रहा है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस 14 जून को खत्म हो रहा है। बेटा पहली बात तो मैं आपको उससे कई समय पहले पढ़ा दूंगा, अगर फिर भी रह गया ना तो मुझे चाहे आपके लिए एक स्पेशल क्लास रखनी पड़े, मैं आपको ये सिखाऊंगा जरूर। और बताओ, ये तो ठीक है। हेनरीज लॉ की अगर मैं आपसे बात करता हूं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस प्रेजेंट अबव द सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा सा हम निकालते हैं, देखो आराम आराम से आप समझना, सुकून से समझो। अरे भैया इधर आ जाओ फटाफट, वाटरमेलन को फ्रीजर में पड़े रहने दो, ज्यादा मीठा लग रहा है आपके हिसाब से, जरा अभी इधर फोकस करो, क्यों निकाल रहे हो अभी उसे? The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the solution. ये कहानी क्या है, इसे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले कुछ और डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा, वो ये है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द solubility ऑफ ऑन द solubility, बस इतना ही रखते हैं इसे। अगर मैं सॉलिड को इन लिक्विड, बेटा पढ़ा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। सॉलिड इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड, सॉलिड को डिजॉल्व करता हूं लिक्विड में, तो जनरली स्पीकिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस देन solubility increases. I repeat, generally. And generally जब प्रेशर increases solubility नो इफेक्ट। ये सोचो, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करता हूं तो कोई प्रेशर का फर्क पड़ेगा क्या? भाई लिक्विड भी नहीं दबता, सॉलिड भी नहीं दबता, तो क्या प्रेशर से कोई भी फर्क पड़ेगा उस पर? तो ये याद रखेंगे, प्रेशर बढ़ने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जनरली वर्ड लिखा है, इस चीज को ध्यान रखना। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी इस पेज को मैंने देखो वहां पे तो ली चैटलियर भाई का इसका मैंने आपको तोड़ समझा दिया कि अगर जनरली ना हो, स्पेसिफिक कुछ पूछा गया हो तो ऑब्वियसली ये फेल हो जाता है, पीले वाला बक्सा। क्योंकि चैटलियर भाई ने कहा है कि भले अधिकतर चीजों में ऐसा होता है बट सब जगह ऐसा नहीं होता। क्लास बेटा ये एक दो टॉपिक पूरे करके आपकी खत्म कर दूंगा, बस यही बचा आपका पूरे कोर्स के अंदर, बाकी सब हो गया। प्रेशर इंक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्रेशर बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर उसमें कोई गैस नहीं है तो कोई ना ही लिक्विड को फर्क पड़ेगा ना ही सॉलिड को फर्क पड़ेगा, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां तक ऑल गुड है जी। लेकिन एक और खेल है जीवन का, वो ये है कि जब गैस को हमने डिसॉल्व करा है इन अ लिक्विड, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ क्या होगा सॉल्युबिलिटी का? एनी गेस? डिक्रीज
कुछ बच्चे डिक्रीज कह रहे हैं, जो कि सही आंसर है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब आप हीट करते हो तो गैसियस मॉलिक्यूल्स तेज 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 और तेज तेज भटकते हैं और गोली माफिक उससे बाहर निकल जाते हैं। तभी गर्म कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा नहीं आता, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा आता है। अब वाटरमेलन को आप निकाल सकते हो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, भले ही उसमें गैस नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका बना देता हूं मैं। solubility decreases with temperature in case of in solubility decreases in case of higher temperature when a gas is dissolved in a liquid। और जो वाटरमेलन को ठंडा करके खाने वाली बात है, उसका ऐसा मेरे हिसाब से कोई रीजन नहीं है कि ठंडा करके खाओगे ज्यादा मीठा लगेगा। उसका सिंपल रीजन ये है कि वो आपको सूदिंग लगता है जब आप ठंडी चीज खाते हो गर्मियों में। सिंपल जो उसका रीजन है वो ये है कि जब आप ठंडी चीज गर्मियों में खाते हो तो एक बेटर फीलिंग आती है आपको, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक ठंडी चीज है, तो वो एक आपके दिमाग पे इम्पैक्ट डाल सकता है कि हाँ वो आपको मीठा लग रहा है। यहां तक क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर देता हूं तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? इंक्रीजेस। कोल्ड ड्रिंक की बोतल तभी तो हाईली प्रेशराइज्ड होती है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में प्रेशर जो है CO2 का, वो इसलिए बनाया जाता है जिससे कि आप बेसिकली उसके अंदर वो अच्छे से घुल जाए। यानी मुद्दे की बात यह है कि गर्म पानी में कम गैसेस होती हैं और प्रेशराइज पानी में ज़्यादा गैसेस होती हैं। ये लाइन समझ पाए, गर्म पानी में कम गैस होती है, प्रेशराइज पानी में ज़्यादा गैस होती है। अब हेनरी भाई की बात कर लेते हैं। हेनरी भाई बता गए सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। एक मेरे पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, ठीक है जी। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर, उसके सॉल्युबिलिटी उतनी होगी जितना ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा। ये बहुत ही फालतू बात नहीं होगी। अरे भैया, हाई प्रेशराइज्ड गैस डालूंगा तो ज्यादा गैस घुल जाएगी, बस वही है और कुछ नहीं है, फालतू बात है। जितना प्रपोर्शन, जितना परसेंटेज गैस का ज्यादा होगा उतनी वो ज्यादा खुली होगी, सिर्फ इतनी सी बात है। जबरदस्ती का लॉ आपके लिए बना रखा है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? चलें आगे, चलो। सी वाटर ओशन कुछ भी आ सकता है। जो मछलियां होती हैं वो गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ क्यों जाती हैं? टू गेट रेड ऑफ सॉल्ट, नमक से बचने के लिए, खारेपन से। टू गेट अ सूदिंग फीलिंग, ठंडक महसूस करने के लिए। टू मेक श्योर दे आर हाइड्रेटेड, ये बात पक्की रहे कि उन्हें पानी की कमी नहीं हो रही है और उन्हें ऑक्सीजन जो है ज़्यादा मिल रही है। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर सही आया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, हॉट सी का मतलब है लेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कोल्ड सी का मतलब है मोर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो टू मेक श्योर दे हैव प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, उसके लिए वो ठंडे सागर की तरफ चली जाती है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? अब एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ कर लेते हैं। देखो, जीवन में क्या होता है कि पहले आप एक स्कूल बॉय थे, फिर आप एक कॉलेज बॉय बने। अब बॉय का मतलब यहाँ बॉय गर्ल दोनों हो सकता है, इन जनरल बात कर रहा हूँ। फिर आप एक ऑफिसर बन गए। ऐसे ही आप एक स्कूल गर्ल थे, कॉलेज गर्ल और एक ऑफिसर बन गए। यानी एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से आपको तीनों रास्ते अपने जीवन के दिख रहे होते हैं। अभी आप कहाँ हैं ये तो आप ही बता पाएंगे। हम तो तीनों ही कैटेगरी में नहीं है, लेकिन तीनों से पार हो चुके हैं, तो हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में चल रहे हैं। ये जो मुद्दे की बात मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको ट्रिपल एच के बारे में। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसकी थोड़ी सी हम बात करते हैं। पानी कभी तो बन जाता है वेपर, कभी बन जाता है लिक्विड, कभी बन जाता है आपका सॉलिड। यानी कभी तो ये होता है वाटर वेपर, कभी होता है ये वाटर, और कभी होता है आइस। क्या मैं उम्मीद करूं इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब होगा क्या, सिचुएशन कैसे पलटती है, ध्यान से बात को समझना। एक ऐसा पॉइंट आता है, ग्राफ से सीधा समझाता हूं। एक ऐसा पॉइंट होता है, पहले पूरा बना ही देता हूं आपके लिए। ये पॉइंट जहां पर पानी तीनों स्टेट में एक साथ रहता है।
यानी ये एक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होती है जिसपे पानी सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसियस स्टेट पे भी रहता है, और ये कंडीशन होती है आपकी 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 0.006 एटीएम प्रेशर। ऑब्वियसली ये याद करने वाली बात है, ये टेम्परेचर है। कभी कभी आपको इसकी जगह पे मैं अगले पेज पे साफ साफ लिख देता हूँ ट्रिपल पॉइंट। चलिए बहुत बढ़िया, 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत लेंदी था। देखिए अभी आपको दुख हो रहा है, लंबे समय में हो सकता है आपको खुशी मिले, ये काफियों के साथ होता है। बाकी ये थोड़ा इनके पार्ट पे अजीब लगता है, पेपर का लेवल सभी शिफ्ट्स के लिए बराबर आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग क्वेश्चन रिपीट करो, एक भी क्वेश्चन रिपीट मत करो, लेकिन पेपर का लेवल ऐसा सेट करो कि जैसे फॉर एग्जांपल 18 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो एक इंसान को इन्हें बैठाना चाहिए जिसे 18 दिन का टास्क दे दे, वो रोज एक सेट सॉल्व करे और देखे कि हाँ उसे कितना टाइम लग रहा है, और उसे सिमिलर टाइम लगना चाहिए कायदे से 18 के 18 सेट्स में। ये ऑब्वियसली मैं इस बात के पैसे नहीं लेता हूँ, तो एडवाइस जाके दूंगा नहीं मैं किसी को, लेकिन इन्हें ऐसा करना चाहिए खासतौर, क्योंकि उससे काम स्मूथली होगा इनका। 0.01 डिग्री से टेम्परेचर होगा और 0.006 एटीएम आपका प्रेशर। फेब 2020 का करंट अफेयर पूछ रहा है, सीधा ही कह दो कि नहीं बाबा नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है हमारे पास। प्रेशर तो बुराई मिलती है हमारे को, जीएस के एजुकेटर को। अरे सर इतना पढ़ाया आपने, फिर भी हमारे नंबर 40 नहीं आए, फिर भी उन्हें बुराई नहीं देंगे जो 50 में से 50 के कमिटमेंट कर रहे थे इन्हें, फिर भी हमें बुराई देंगे। ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन मैंने आपके आगे लिख दी है। ट्रिपल पॉइंट कहता है आपको ऊपर या नीचे में से एक ऑप्शन दूंगा मैं आपको, और इन्हें आपको पकड़कर टिक करना होगा, यानी इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अचीव होता है। इज द पॉइंट क्लियर? चलो जी, अब ये ग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ। ये ग्राफ कहता है ये इलाका है सॉलिड का, ये इलाका है लिक्विड का, ये इलाका है गैस का। अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन देखते हो तो इस पूरे प्रेशर टेम्परेचर पे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होगा। जब आप इधर जाएंगे, सॉलिड टू लिक्विड को क्या कहते हैं भाई? ये पेपर के इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट से आंसर दे। सॉलिड टू लिक्विड जाना इज मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड जाना इज लिक्विड टू सॉलिड जाना। बहुत बच्चों को डेफिनेशन ही नहीं पता होती, जो कि पेपर पूछता है। लिक्विड से सॉलिड हो गया, ओहो फ्रीजिंग कोल्ड है भाई आज तो, फ्रीजिंग। ऐसे ही मुझे बताएं, अगर मैं लिक्विड से गैस जाता हूं, इवेपोरेशन इज समथिंग एल्स, वेपराइजेशन। इवेपोरेशन एक पर्टिकुलर केस ऑफ वेपराइजेशन होता है जो कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है। वेपराइजेशन अच्छा वर्ड रहेगा। और गैस टू लिक्विड जाना, सब्लिमेशन गलत आंसर है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। अब इधर आ जाओ फटाफट से, सॉलिड से गैस जाना और गैस से सॉलिड जाना, फटाफट से बताओ। सॉलिड से सीधा गैस चलेगा, सॉलिड से सीधा गैस चलेगा, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। गैस से सीधा सॉलिड चलेगा, प्रेसिपिटेशन तो आ सकता है, प्रेसिपिटेशन इज अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन। डिपोजिशन, ये किस किस को पहली बार पता लगा? डिपोजिशन इसे बोलते हैं। ये डेटा आप नोट कर लेना। देखो 6 डेफिनेशन मैंने आपको तैयार करा, पता था, बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? हाँ मैं समझता हूँ प्रदीप, मैं समझता हूँ। चलिए मैं आपके लिए आगे कोशिश करूंगा, हिंदी भी जितनी ज़्यादा यूज़ कर सकूंगा उतनी यूज़ करूंगा। ये तो काफ़ी बच्चों को मुझसे दिक्कत होती है हिंदी वाली, और इस चक्कर में बहुत बच्चे जो हैं परेशान रहते हैं, मैं समझता हूँ। डिपोजिशन जो होता है बेसिकली गैस का आपका कन्वर्ट होना सॉलिड में, से डिपोजिशन। कई जगह आपने प्रेसिपिटेशन पढ़ा होगा, वो भी गलत नहीं है। मतलब लार्जली ये वाले नाम आपके कुछ बनते हैं। अच्छा कुछ और डेटा वो लिखवा दूं, कितने एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, वो तो पेपर आपसे पूछता है। देखो ये आखिरी सेशन इसलिए जरूरी था बिकॉज ये सब डेटा के बिना हम थोड़ी चले जाएंगे पेपर देने, वो सब भी मैं आपको नोट करा देता हूँ। एक एटीएम में 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, यानी एक एटीएम बहुत बड़ी यूनिट होती है एज कंपेयर टू द पास्कल। नहीं मैं बिल्कुल ईशान, ये आपकी पूरे तरीके तारीफ है। हो सकता है मैं आपकी जगह होता तो मैं कंटिन्यू ना कर पाता। थोड़ा ऑप्शंस जरूरी होंगे अंकित, इस केस में भी आपसे वो बात करना चाह रहा है हर्षवर्धन के सेकंड कैपिटल की, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। एटीएम आपका ये आ चुका है, और उसके बाद एक एटीएम जो है आपका ये 1.01325 बार होता है। या समझ पा रहे फर्क क्या है? ये मैंने स्पेशल में आपको नोट कराया होगा। इसके बाद एक बार जो होगा वो होता है 10⁵ पास्कल। ये डेटा आप समझ चुके हैं। सबसे बड़ी यूनिट इनमें से कौन सी है, कोई बता सकता है?
एक सेकंड, शायद कमेंट सेक्शन अटक रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। आप प्लीज सेशन में बने रहें। एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कमेंट्स थोड़े से लेट आ रहे हैं, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, स्पीड अपनी चेक कर रहा हूँ मैं। क्या यहां तक आप सारी बात समझ पा रहे हैं? क्या इस पेज को आप पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं? पक्की बात? मुझे पता है ट्रिपल पॉइंट कंडीशन फटाफट से एक मुझे लिख के दे केल्विन में। केल्विन के ट्रिपल पॉइंट लिख के दे। 273.16। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स। एब्सोल्यूट जीरो जो होता है ये होता है 0 केल्विन या फिर -273 ये आप ध्यान रखेंगे। लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल, ये डेफिनेशन आपसे पूछता है। सबसे कम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है। देखो हमारे जो सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं उन सब के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। जैसे आपको पता होगा सॉलिड वाले अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड वाले थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, गैस कहीं भी जा सकती है। जैसे जैसे मैं उसे ठंडा करता जाऊंगा वाइब्रेशन कम होती जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस जो एक टेम्परेचर होता है उस पर क्या वाइब्रेशन 0 हो जाती है? सोच के देखो, अगर ऐसा होना होता तो फिर काम खराब हो जाता, बिकॉज बहुत सारी चीज़ तो -5, -10, -15 में भी हम लोग जीते हैं। तो ये माइनस करते 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 टेम्परेचर आता है -273 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन यूनिट में हम बोलते हैं 0। इस टेम्परेचर पर सब चीजें फ्रीज हो जाती है। जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट अपनी जगह भी हल्का सा कर रहा था वो भी बंद हो जाता है। यानी ये सबसे कम टेम्परेचर पॉसिबल है जहां पर एटॉमिक वाइब्रेशन भी पूरे तरीके रुक जाता है। इज द पॉइंट क्लियर? अब एक छोटा सा फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा। ये जो ग्राफ अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा। अभी आपको शायद ये ग्राफ याद होगा, मैंने आपके लिए बनाया था, जिसमें ये सॉलिड था, ये लिक्विड था और एक गैस था। एक इसके ऊपर ग्राफ बनाता हूं मैं आपके लिए इस टाइप से, इसे ध्यान से आप समझना। ये ग्राफ आपका क्या है? अब शायद आपको याद होगा, ये वो लाइन थी, रुको दोबारा समझाता हूं, पहले आपको बेसिक रूप में समझाता हूं। व्हेन अ सॉलिड इज मिक्स्ड इन अ लिक्विड, वो एक कुल्फी वाले भैया वाला सवाल है कि क्या होता है जब हम किसी सॉलिड को मिक्स कर देते हैं लिक्विड के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों को हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है? मुद्दे की बात बोलूं तो इट इंक्रीजेस। अगर याद ही करना चाहो बिना समझे तो इट इंक्रीजेस। क्यों? आपने क्या करा, चाय बनाई, तो आपने नोटिस करा होगा चाय बनाते बनाते आपने अगर उसमें थोड़ी सी भी चीनी डाल दी तो उसे दोबारा उबलने में टाइम लगता है। जैसे आपने पानी उबल रहा है, आपने एक चम्मच भी उसमें चीनी डाल दोगे, वो पार्शियली तो इस वजह से लेट हो जाता है बिकॉज उसे वहां पर चीनी को भी पिघलाना होता है, लेकिन उसके बाद जो देर में पिघलेगा, मतलब देर में बॉयल होगा। यानी अगर वो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता था तो अब वो यहाँ से 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। यानी जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था, जो कि लिक्विड से गैस जाने वाली क्वालिटी उसके अंदर थी, मान लेते हैं इस प्रेशर पे वो पहले इस टेम्परेचर पे बॉयल होता था। समझ पा रहे हैं आप बात को? अब वो इसी प्रेशर पे ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। यानी पहले फॉर एग्जांपल आपके घर का जो प्रेशर है वो एक्स है, एक्स प्रेशर पे पहले वो 101 पे बॉयल होता था, लेकिन अब वो 104 पे बॉयल होगा, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके अब अगर मैं आपसे फ्रीजिंग पॉइंट की बात करता हूं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे लिख देता हूं मैं। फ्रीजिंग पॉइंट वैसे होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब आपने उसमें नमक भी डाल दिया है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में जम ही नहीं पाएगा। सोच के देखो, अभी आपको उसका रीजन बताता हूँ योगी। अब वो जम ही नहीं पाएगा। अब जम नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट भी पड़ा हुआ है, तो उसे और कम टेम्परेचर पर लेके जाना होगा। तभी तो आइसक्रीम 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमती है आसानी से। बर्फ जम जाएगी लेकिन आइसक्रीम नहीं जमेगी। आप नोटिस करना, बहुत बार आप देखोगे आपके फ्रीजर में आइसक्रीम जो है वो पिघली हुई आपको मिलेगी, यानी थोड़ी मुलायम मिलेगी, लेकिन जो बर्फ है वो सॉलिड मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर आपका बहुत सारी चीजें और भी आपको देखने को मिलती है। 0 डिग्री सेल्सियस से हो सकता है मुझे उसे -5 तक लेके जाना पड़े तब वो जाके जमे। यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे डिक्रीज का मतलब है और नीचे की तरफ चले जाएगा, यानी 0 से -5 चले जाएगा। कैसे? ग्राफ से देखो एक बार। जो चीज मेरी इस प्रेशर पे यहां पर जाके फ्रीज हो रही थी, दोबारा बनाना पड़ेगा ग्राफ।
वैसे इससे हो जाएगा काम। जो चीज मेरी इस टेम्परेचर पे यहाँ पे जाके फ्रीज हो रही थी, क्या वो मेरी और नीचे जाके फ्रीज नहीं हो रही? देखो जरा, हिंदी में समझाते हैं। देखो आपको मैं ठीक है, रुको, देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना, कि मैं सिर्फ बर्फ को अपने पास रखता हूँ और मैं उसमें कहता हूँ कि एक काम करो, ये जो कुल्फी है इसे जरा जमा के दिखाओ, तो आपको पता है ना कि बर्फ के साथ प्रॉब्लम ये है कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है जमी हुई होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो जमी हुई है तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, क्या वो उसके साथ पूरा कॉन्टैक्ट बना पाएगी? क्योंकि वो तो सॉलिड है पूरे तरीके, क्या वो मतलब बिल्कुल टच कर पाएगी उसे बढ़िया से? आपके हिसाब से थोड़ा बहुत तो गैप रह ही जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मुझे चीज दिख रही है, -1, -2, -3 पे दिख रही है, इसे मैं किस तरीके लिक्विड कर दूं जिससे टेम्परेचर तो इसका यही रहे, बिकॉज मेरे को तो टेम्परेचर काम का है, लेकिन इसे पूरे तरीके एनगल्फ कर ले, पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले ले। तो क्या मैं इसे किस तरीके का, टेम्परेचर इसका -4 डिग्री सेल्सियस था, अभी भी -4 ही है, बस मैं चाह रहा हूँ -4 के सॉलिड से -4 का लिक्विड, क्या बेटर नहीं है? टेम्परेचर नहीं छेड़ा है, लेकिन उसे लिक्विड कर दिया जिससे वो उसे अच्छे से अपने कब्जे में ले ले, अच्छे से उसके चारों तरफ एक ठंडक की लेयर बना ले। इसी वजह से मैं उसमें नमक मिला देता हूँ, बिकॉज नमक उसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन ले आएगा, कि अगर वो बर्फ -4 डिग्री सेल्सियस की मैंने दुकान से खरीदी थी तो आइस होगी, नमक मिलाते ही वो -4 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड हो गया, सोचो। और उसने अपनी उस ठंडक का इस्तेमाल करते हुए उसे जमा दिया। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आपको ये भी देखना होगा, जैसे आप अभी योगी ने पूछा कि सर ढकने से कैसे काम जल्दी हो जाता है, जो हम ढकते हैं किसी चीज को, अगर हम किसी चीज को ढक्कन से ढकते हैं, हम उसे ढकते हैं, तो उससे कैसे काम हो जाता है? बिकॉज जब हम किसी चीज को कवर करते हैं तो उसका प्रेशर जो होता है, प्रेशर हम उसका इंक्रीज कर देते हैं। अब मैं जानता हूँ आपके दिमाग में ग्राफ घूम रहा है कि सर ग्राफ से पॉसिबल नहीं होगा, ग्राफ से समझाओ तो माने, अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो। अगर कोई आपके चारों तरफ का प्रेशर था, फॉर एग्जाम्पल 1 atm, और आपने कहा एक एटीएम पे 100 डिग्री सेल्सियस पे चीज उबल सकती है, तो इस बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये सब आप क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं बनता है, सब 11th 12th की केमिस्ट्री की चीजें हैं। द टेम्परेचर मैं लिख देता हूं, द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid equal to the atmospheric pressure। समझ पा रहे हैं बात को? अब अगर मैंने किसी चीज को नहीं ढका, मैं इसके अंदर चाय बना रहा हूँ, सेशन यार लंबा ही हो गया, मैं सोच रहा सेशन आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, डिटेल में पढ़ लिया। अगर मैं किसी चीज को इसमें गर्म कर रहा हूँ और ऊपर की तरफ प्रेशर फॉर एग्जाम्पल x है, या 5 है, या 1 है, तो जैसे ही यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो आपके वेपर्स हैं इसके ऊपर वाले, इसका भी प्रेशर 1 हो गया, तो क्या यहाँ पर ये उबलने लग जाएगा? सोचो, जैसे ये 1 तक पहुंचा है उबल जाएगा। लेकिन अगर मैं अब इसे ढक देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसे यहाँ पर ढक देता हूँ किसी कवर से, तो क्या अब इसके अंदर का प्रेशर ऊपर का बढ़ता नहीं जाएगा? सोच के देखो, बिकॉज अब तो एक कवर्ड मान लेते हैं, मैंने इसे किसी लिड से यहाँ पर ढक दिया, कुकर वाला केस बना देता हूँ, मैंने इसे क्या करा, यहाँ पर ढक दिया। अब क्योंकि ये 1 की जगह 3 हो गया है, तो क्या पानी को हाइयर टेम्परेचर पे नहीं जाना पड़ेगा, हाइयर टेम्परेचर टू अचीव दैट वेपर प्रेशर? थोड़ा सा इमेजिन करें। इसी की वजह से कुकर के अंदर सामान जल्दी बनता है, बिकॉज अगर आप खुले पतीले में बनाते हैं किसी चीज को 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है तो यहीं तक पहुंच पाता है, लेकिन अगर कुकर के अंदर 2.5 का अचीव हो गया तो हो सकता है टेम्परेचर आपका 160 डिग्री सेल्सियस पहुंचे, और ऑब्वियसली चावल को पकने में यहाँ पर मोर टाइम लगेगा और यहाँ पर लेस टाइम लगेगा, बिकॉज ज्यादा टेम्परेचर पे आप उस चीज को पका रहे हो। ये खुद हो जाता है, तभी तो आपने देखा कुकर के ऊपर सीटी लगी होती है, क्योंकि उसका अंदर का प्रेशर खुद बढ़ते जाता है, बिकॉज ऑफ द गैसेस, जो गैसेस होती हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली ऊपर उठती रहती है, अब वो उसके अंदर प्रेशर बन जाएगा, इसी वजह से उसके ऊपर वो सीटी लगाई जाती है, जिससे कि वो हवा जो एक्स्ट्रा है बाहर निकलती रहे, वरना एक पॉइंट ऐसा है कुकर जो है ये खुद ही फट जाएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। और ये केसेस भी आपने सुने होंगे कि किसी के घर पे कुकर फट गया, और ये बहुत ही खतरनाक केसेस होते हैं। नहीं, बॉयल्स लॉ बिल्कुल फॉलो कर रहा है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बताओ, बॉयल्स लॉ कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यही है बॉयल्स लॉ। आयुष्मान सोचो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही नहीं है, यहाँ तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस होता है बेटा, जो कुकर वाला है ना वो आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक कहता है कि मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट से फायदा ये है कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एज द प्रेशर इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर हैज टू इंक्रीज। ठीक है, अब ग्राफ से और इसे समझ लेते हैं। कई लोग तो कहेंगे अरे सर क्या बोले जा रहे हो ये। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसे बॉयल होना था पहले, इस
प्रेशर पे, तो क्या इतने ही टेम्परेचर पे बॉईल हो जाता था? सोचो जरा। लेकिन अब अगर मैं इसका प्रेशर बढ़ा देता हूं किसी वजह से, तो क्या भी, जैसे पहले की सिचुएशन तो ये थी, अब अगर मैं इसका प्रेशर बढ़ा देता हूं तो क्या इसे और आगे जाकर हाई टेम्परेचर पे बॉईल नहीं हो गए? हम्म, समझ पा रहे हैं बात को? यानी इसी वजह से कुकर के अंदर सामान जल्दी पकता है। इसी वजह से जब आप पहाड़ी इलाकों में चावल पकाते हैं तो लेट पकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में प्रेशर कम होता है। अब जो एक का अचीव करना था 100 डिग्री तक और 1 घंटे के अंदर आपका सब्जी बनती, अब वो प्रेशर ही वहां पर 0.9 का है, तो वो 100 अचीव नहीं हो पाएगा, और 90 अचीव हो पाएगा। 100 डिग्री पर 1 घंटे में पकता था, तो 90 डिग्री में हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए। समझ रहे हैं आप बात को? पूरा ज्ञान बड़ा जरूरी है जीवन में। आधा ज्ञान होगा ना कहीं हम मात जरूर खा जाएंगे। कुकर के अंदर पक सकता है, डेफिनेटली कुकर के अंदर पक सकता है। मैं खुले बर्तन की बात कर रहा हूँ। ये एक केबीसी में भी एक महिला आई थी, बहुत बढ़िया खेला था उन्होंने। उन्होंने भी यही लाइन कही थी जो मैं आपको बताता हूँ कि या तो पूरा पढ़े वरना ना पढ़े। देखिए, ये जीवन का सत्य है, या तो आप पूरा पढ़े वरना आप ना पढ़े, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो ही काम बनेगा। पूरा मतलब आधा आधा ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं होता काम। देखिए, इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की यही खास बात है, आपको पूरा पता है तो अच्छा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे डिविजिबिलिटी के कितने सवाल आते हैं? एक ही आता है ना लार्जली। या आपसे मैं बात करता हूँ मिक्सचर एलिगेशन की, लार्जली एक ही आता है। कभी दो फंस गया तो फंस गया, एक ही आता है वैसे। अगर मैंने पूरा भी छोड़ दिया तो मुझे पता है फिर भी 23 से लेकर 24 सवाल मेरे 101% कंट्रोल में है। लेकिन अगर मैं सबको ऊपर ऊपर से पढ़ के जाऊंगा तो मेरे यहाँ 12 से 18 17 यही सही हो पाते। और यही मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। दे ट्राई टू कवर द होल सिलेबस। नीड नहीं है, आपको वो पढ़ना है सटीक तरीके, जो कि आपके पेपर में आपको 100% श्योरिटी देगा कि हाँ मैं बना ले जाऊंगा। आधे टॉपिक्स पढ़ के जाएं, बढ़िया से पढ़ के जाएं, आपका पेपर 101% क्लियर होगा। ये वैसे थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के टॉपिक्स है समृद्धि, फिर भी आप पूछ रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 लॉज हैं। सबसे पहला है आपका, बेसिकली 3 प्रोसेसेस है। सबसे पहला आपका है प्रोसेस आइसोथर्मल। कोई मुझे इसका नाम बता सकता है? देखो कौन बताता है, मजा आ जाएगा। ये तो प्रोसेस का नाम हो गया। ये लॉ का नाम देखो कौन बताता है कि इससे जुड़ा हुआ लॉ कौन सा है? देखिए कौन बताता है। चार्ल्स या बॉयल्स? बॉयल्स। कांस्टेंट क्या रहता है इसमें? टेम्परेचर। और क्योंकि इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर पी और 1/v आपस में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यहां तक ऑल गुड। अगला आता है आइसोबारिक। कांस्टेंट क्या रहता है? प्रेशर। नाम कोई बता सकता है? चार्ल्स। सीपी से हमने इसे याद करा है। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये हो गया वी प्रोपोर्शनल टू टी है। तीसरे का नाम देखो मुझे कौन बताता है? ये है आइसोकोरिक, और कांस्टेंट है इसमें वॉल्यूम। नाम देखो कौन बताता है? अभी तक कोई नहीं आया है कमेंट। आ गया है नाम, ठीक है। गेलुसेक। और ये कहता है वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ये 3 लॉज है जो आपको पता होने चाहिए। अब एग्जांपल्स मैं आपको इसके देता हूँ। टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। एग्जांपल इसका है, ये गैस मान लेते हैं, इसके अंदर गैस है। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर यहाँ से बढ़ाऊंगा तो क्या इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी? बॉटल की सोचो, बैलून को आप प्रेस करोगे तो छोटा हो जाएगा। ये पहले वाले का एग्जाम्पल हो गया। दूसरे वाले का प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप अपने आसपास देखते हैं कोई गैस है, जब आप उसे गर्म करेंगे तो फैल जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपका बराबर है। उसके फैलने का मतलब है कि वो आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। तीसरा है वॉल्यूम कांस्टेंट, कुकर वाला एग्जांपल, कि कुकर का वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि उसके अंदर का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो उस पर प्रेशर भी आपका बढ़ रहा है। बैलून अंडर वाटर भी आप समझ सकते हैं। यहां तक क्या बात समझ पाए हैं दोस्तों? सबसे पहले ये बताएं, क्या आप इस केमिस्ट्री के कोर्स में कुछ सीखे? देखिए, सिलेबस तो अनंत होता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती कभी भी। बट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो लार्जली जिस उम्मीद से आपने इस कोर्स को लगाया था, जिस उम्मीद से मैंने आपको बोला था कि हाँ फुल सिलेबस, वो आपका पूरा हुआ होगा। अभी भी मैं आपको कहता हूँ, वैसे आपका कोर्स मैंने पूरा कर दिया है। अभी भी आपका कभी जिंदगी में कुछ भी और पढ़ने का मन हो, मुझे किसी भी क्लास में आगे कहीं भी बता देना। मैं किसी भी डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको पढ़ा दूंगा। एज ऑफ नाउ जो आपका सिलेबस है वो मैंने पूरे तरीके कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कमेंट सेक्शन क्यों अटक रहे हैं? रुकिए, एक सेकंड, आप प्लीज सेशन में बने रहे। कमेंट सेक्शन को क्या हो गया मेरे? सब सही है वैसे तो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो,
अच्छा हाँ, एक चीज़ छोटी-सी बची है भई, समृद्धि ने मुझे कहा था टिंडल इफ़ेक्ट की डेफिनिशन, कमेंट सेक्शन तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ, टिंडल इफ़ेक्ट। या और प्रॉपर तरीके लिखें, टिंडल। हुँ। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर एसएससी दे देना, सर का क्या होता है, इतने स्पेलिंग एरर लिखते हैं, अंग्रेज़ी में बड़े नंबर कटते हैं सर के। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये तो बस यहाँ जल्दी-जल्दी में मैं ऐसे गलत लिखता हूँ। इट इज़ अ फिनोमेना, सो वी कैन से द फिनोमेना ऑफ द स्कैटरिंग। थोड़ा-सा नेटवर्क जो है ऊपर-नीचे हो रहा है, आप चिंता ना करें, अभी ठीक हो जाएगा। ऑफ लाइट बाय बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये आपकी इसकी डेफिनेशन है। बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं पूरे तरीके प्रदीप समझता हूँ, बाकी मैं भी अपने पार्ट पे कोशिश करूँगा, आप लोग ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ मैक्सिमम हिंदी आपके लिए मैं ऐड करूँ, जिससे आने वाले कोर्सेज़ में भी आपको दिक्कत ना हो। फिज़िक्स की बेटा और क्लासेस होंगी, ये वाला कोर्स आपका पूरा हो चुका है। नहीं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए। कुकिंग ऑफ मीट बेटा कुछ चीज़ें ना ऑप्शन पे डिपेंड रहती, नहीं यार डिस्टर्बेंस की क्या बात है, जो पूछना पूछो, कुछ चीज़ें ऑप्शन पे डिपेंड रहती है। मतलब ये भी वैसे तो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस हो गया आपका, तो बाकी ऑप्शन आप मुझे बताएंगे, उसमें बेटर आपको गाइड कर पाऊंगा। ये वाला कोर्स आपका पूरा हो चुका है, ठीक है जी। पहला कोर्स खत्म हुआ है सर, चलो जी मुबारक हो। अच्छा ये बात मुझे बताओ कि जो लंबे कोर्स चल जाते हैं, ये आप पॉजिटिवली लेते हो या निगेटिवली लेते हो, आपके आप थोड़ा सा मुझे बताएं। सच बताना, मुझे पता कई लोग निगेटिव निगेटिव कह रहे हैं। देखो ये आप ही के लिए करता हूँ, बिकॉज़ सच बता रहा हूँ, हम अपने ज़माने जब जब हुआ करते थे ना, तो बच्चे तरसा करते थे कंटेंट को। क्योंकि कंटेंट जो है बहुत मुश्किल से मिल पाता है, क्वालिटी कंटेंट एक सच में बहुत मुश्किल चीज़ है मिलना और बनाना। तो बस सीखते चलें, और ये आपका केमिस्ट्री का कोर्स मैंने पूरा कर दिया। अपना ख्याल रखें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। ये भी आपका पूरी क्लास हो ही गई है, 3 आपके बज ही गए हैं। अब आप पूरे तरीके फ्री हैं आज, पूरे तरीके फ्री हैं, आराम करें, रिलैक्स करें, पेंडिंग काम पूरा करें। ना आज स्पेशल है, ना आज प्लस है, तो जस्ट मेक फुल यूज़ ऑफ दिस अपॉर्च्युनिटी। और कल अब आपके साथ मिलूँगा। कल पूरी उम्मीद है 4 बजे वाली क्लास में आपको फ़ोटो ज़रूर दिखाऊँगा। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा क्लास से फ्री होते ही मैं फटाफट होके आता हूँ, और बस कल फिर मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, और आपके डाउट्स मैं फटाफट से देख लेता हूँ। कोल्ड प्लेसेस पे में ज़्यादा प्रेशर, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है तो वहाँ खाना जल्दी पकेगा। नहीं, 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 देखिए इट डिपेंड्स अगेन, कोल्ड प्लेसेस में जो देखो ये मतलब 2 टाइप के प्रेशर्स होते हैं। एक प्रेशर होता है टेम्परेचर रिलेटेड, एक प्रेशर होता है सागर आपका हाइट रिलेटेड। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लार्जली हाइट रिलेटेड होता है। अगर आप कोल्ड प्लेस की बात करते हैं और उस इलाके को आप मानते हैं कि बेसिकली जब आप उसे हीट करेंगे किसी कुकर को, तो ऑटोमेटिकली कोल्ड वाला फैक्टर तो कट जाएगा जो हीट आप दे रहे हैं अपने कंटेनर से। और मेनली हाइट वाला जो प्रेशर होता है, जिसे आप रूजी एच एमजीएच के नाम से जानते हैं, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, उससे इम्पैक्ट आता है। लंबी चौड़ी डेफिनेशन हो जाती है कई बार मेरी, मैं सोचता ही नहीं समझ भी आया होगा मैं क्या क्या बोल जाता हूँ कई बार हाई लेवल। नहीं समझ आओ दोबारा पूछ लेना किसी भी क्लास में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लंबे कोर्स में सर छोटी दिक्कत होती है, हाँ, हाँ, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। चलो इसे भी कोशिश करेंगे लंबा कोर्स, लेकिन चिपका मतलब कम समय और डिटेल्ड कोर्स आपके लिए कुछ प्लान कर लिया करेंगे आगे कि जल्दी निपटे और डिटेल भी पूरी हो। बिल्कुल गरिमा, मैं समझ सकता हूँ, दिस हैज़ टू एंड, व्हाट कैन आई डू, कभी तो मुझे रोकना ही है, सब हो गया आपका इसमें पूरा। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। एग्ज़ाम के प्रेशर को कैसे मेज़र करते हैं? देखिए एग्ज़ाम के प्रेशर को मेज़र आप कैसे ही करते हैं। एसएससी का तो अलग खेल है। देखो बस यही कहूँगा आपको शॉर्ट में कि अ, समय जो है अपना पढ़ाई पे ज़्यादा लगाएँ। प्लीज़ एनालिसिस पे अपना टाइम ना खराब करें, बिकॉज़ एनालिसिस सच बता रहा हूँ हो चुका है, और अगर लगाएँ भी, अपने दिन के 30 मिनट्स लॉक कर दो। जो भी आपके फ़ेवरेट एजुकेटर्स हैं, जो भी साइट्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा, वो अपना लगाओ, और उसके अलावा बाकी समय अपना पढ़ो। हुँ। मैं देख लेता हूँ कि से बात भी हुई थी, एक बार आप निष्ठा एक बार उनसे दोबारा बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ नए सब्सक्रिप्शन पे आपने रिन्यू कराया है या फिर उसी को मतलब आपने नया लिया है? अगर उन्होंने आपको कहा है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए बेटा कुछ चीज़ें क्या होती है ना हमारे हाथ में नहीं होती, आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी बेसिकली ये कुछ चीज़ें टेक टीम के हाथ में है, या फिर आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना? एक बार आप उनसे मेरे हिसाब से बात करेंगे तो आपको बेटर गाइड कर पाएँगे। बाकी मिलना चाहिए था, आप एक बार प्लीज़ बात करें, शायद रिन्यूअल के केसेस में हो सकता है आपको 2 महीने ना मिला हो, बाकी एक बार आप प्लीज़ बात कर लेना। जो जाना चाहे जा सकता है, बहुत-बहुत धन्यवाद।
तेजस्वी, इसका आंसर 101% येस है और इसका मैं आपको विद प्रूफ बता सकता हूँ। एक बार जैसे आपने यूपीपीसीएस लिखा, एक बार एक पेपर उठाना, पीवाईक्यूज आपको इजीली मिल जाते हैं और पूरे पेपर को पढ़ना, फिर आप समझ जाओगे डिफेंस का कोई भी पेपर उठाना। मतलब मैं कभी अपनी क्लास में ये बात कहता नहीं, आपने सुना नहीं होगा मेरे कोर्सेज में कि मैं कह रहा हूँ अरे डिफेंस में और ये यूपीपीएससी में आएगा, बट बच्चे खुद आके बताते हैं कि हाँ, जैसे बिहार पीसीएस था या फिर यूपीपीसीएस है या फिर आपके डिफेंस के सीडीएस वगैरह है, बहुत सारे सवाल क्लासेस से आते हैं। बिकॉज देखिए, एक ही मानना है मेरा कि शीशा बदलने से सूरत नहीं बदलती और सिलेबस वही रहेगा, बस थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप अच्छे से इसे पढ़ें और मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके आप इसी सब्सक्रिप्शन में अपना वो पेपर भी निकाल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा, गॉड ब्लेस। योगेश, मुझे बताएं कौन से एग्जाम की आप बात कर रहे हैं और मतलब थोड़ा उस हिसाब से आप मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अम, और देखो इसका पैटर्न आप देखो, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल आना चाहिए। दूसरा पैटर्न अगर आप ध्यान से देखते हो, एक बक्सा बना देता हूं मैं आपके लिए, यहाँ पर आप क्लियरली समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर तीसरा अब अगर ध्यान से देखते हैं तो तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। दैट इज पहले एडजेसेंट में शिफ्ट होता है, फिर एक छोड़ता है और सीधा तीसरे में आता है, फिर एडजेसेंट में शिफ्ट होता है, अब एक छोड़ेगा और तीसरे में आएगा। यानी 1 2 7 है, फिर एक छोड़ के 3 4 7 है, फिर छोड़ के 5 6 आएगा और इसके हिसाब से आपका ये होगा। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का आप देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ पर ही आना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ चुके हैं। चलो, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें। देखिए सीएचएसएल में मैं आपको कहूंगा, अगर आप इसी बार वाले की बात करें तो बेटा इट्स टू अर्ली टू टेक अ कॉल, बिकॉज अभी सच में पेपर अभी हुआ नहीं है। देखिए मैं आपके मन को खुश करने के लिए ऐसा कुछ भी रैंडम नंबर नहीं बोलूंगा, तो आप उन्हें भी यही सजेस्ट करें कि इस पॉइंट पे सिर्फ मेहनत पे फोकस करें एंड बाकी जो होगा रिजल्ट आने पे होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस पॉइंट पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कोई भी नंबर अपने दिमाग में आप रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखें।